ठीक है। हाँ। लिनक्स के बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्लासेस को। अच्छा, कल मैंने एक छोटा, सॉरी मैं उस आपके उसमें लिखना भूल गया था, बट कल थे और 24 आज हैं शायद। कल जिन लोगों ने किया था, जरा हैंड रेज कर दो। वॉइस ब्रेक हो रही है लकी थोड़ी सी। ओके ओके ओके। हाँ, बीच में ब्रेक हो जा रही है। दो मिनट दीजिएगा। ठीक है ठीक है। कैसी आ रही है? हाँ, बोलो अभी। ठीक है। हाँ, ये वैसे तो ओके ओके। तो स्क्रीन विजिबल होनी सभी को, और आवाज भी क्लियर होनी। नहीं लकी, तुम्हारी आवाज आई थिंक कट रही है, मतलब अभी भी ब्रेक हो रहा है तुम्हारा आवाज। इशू होना तो नहीं चाहिए सर, बिकॉज ना देखो, स्पीड मेरी साइड से। स्पीड का इशू लग रहा है। नहीं सर, देखिए। स्पीड तो बहुत है तुम्हारी। एक काम करो ना लकी, एक काम करो ना, वापस आई थिंक वापस से एक बार डिस्कनेक्ट, मतलब लीव ओके करके ओके। ज्वाइन, शायद फिर हो जाए ऐसे। अभी कैसी आवाज? तो कोई। हेलो। हेलो। हाँ सर, अभी हाँ। ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक लग रही है। ओके। और नहीं ना, तो फिर मैं यहाँ पे वो माइक्रोफोन का वो बढ़ा सकता हूँ वैसे। अभी तो सही लग रही है। ठीक है। तो फिर स्क्रीन। कट रही है, कट रही है। ओके। अभी ठीक। ये बहुत बड़ा इशू है इसका। माइक्रोफोन का कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेट मी सी। माइक्रोफोन मैंने चेंज कर दिया, मैंने पूरा वो चेंज कर लिया, क्या बोलते हैं, हेडफोन चेंज कर लिया। Okay. एक मिनट आप मेरे को।
ओके सो ये अभी सही है? अभी तो आज तो रही है। ठीक। पता है क्या, मैंने रीस्टार्ट किया, मेरे को मालूम नहीं था क्या करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, तो मैंने बस रीस्टार्ट कर लिया। अच्छा अभी तो सही है वैसे तो। ओके, आप बता देना मेरे को जब हो जाए बीच में, तो मैं एक काम करूंगा कि ये ब्लूटूथ वाले फिर हटा ही दूंगा मैं, क्योंकि हाँ मैंने अभी दोनों तो ब्लूटूथ वाले ट्राई कर लिए। अभी तो अभी ठीक है। ओके, चलो तो प्रिटेंड करता हूँ मैं स्क्रीन अपनी, बता देना। सॉरी लेट कर रहा हूँ मैं, 20 मिनट हो गए। क्या स्क्रीन सभी को विजिबल है मेरे टर्मिनल ना? हाँ सर विजिबल है। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते कल से ही जो काम हम कल कर रहे थे, कि लिनक्स का बेसिक बेसिक कमांड देख रहे थे। फाइल सिस्टम मैंने आपको समझा ही दिया था। मैंने बताया था कि पिंग, थोड़ा सा रिकैप दूं तो मैंने बताया था कि ये रूट होता है आपका, रूट डायरेक्टरी होता है, और ये उसके अंदर आपकी काफी सारी डायरेक्टरीज होती हैं और फाइल्स भी होती हैं यहाँ पे। डायरेक्टरीज के अंदर किस डायरेक्टरी के अंदर कौन सा कंटेंट होता है वो मैंने बता दिया था ब्रीफ में, मैंने आपको कल। ठीक है, आज छोटी मोटी कमांड्स पे ही ट्राई करेंगे हम लोग, जिससे आप लोगों को आगे की चीज जो है अच्छे से समझ में आए। तो पहली जो कमांड होगी ना, फाइल बनाने के लिए होगी। एम्प्टी फाइल किस तरह से क्रिएट करी जाती है? अच्छा, सीडी तो सबको मालूम ही होगा, सीडी चेंज डायरेक्टरी। अगर मैं टेम्प के अंदर चला जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर अगर मेरे को एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी हो, टच कमांड, टच करके एक कमांड होती है, इससे आप ना एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हो। मैं किंग पिंग डॉट टी एक्स टी कर सकता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर सकता हूँ एम्प्टी फाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पे एल एस करता हूँ तो किंग पिंग डॉट टी एक्स टी करके एक फाइल आ रही है। अच्छा, इस कैरेक्टर को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, एनिमेशन जो आ रही है। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, तो किंग पिंग डॉट टी नाम की मैंने एक फाइल बनाई। सिंपल ऐसे फाइल नेम करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एज ए फाइल नेम डॉट जेपीजे, या फिर डॉट टी मैंने बना बना के दिखाई, या फिर कोई भी फाइल नेम डॉट जोकर, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सिर्फ फाइल नेम भी लिख सकता हूँ, एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी। ठीक है, टच फाइल नेम करके मैंने एक कमांड दी इसको, टच कमांड है आपकी, और ये फाइल नेम आपका जो भी फाइल का नेम होगा वो है। ठीक है, मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, देखते हैं दो फाइल बन चुकी हैं, फाइल नेम और किंग डॉट टी। अगर मैं इसको कैट करूँ, कैट किस लिए होता है? एक फाइल के कंटेंट को प्रिंट करने के लिए। अच्छा, एक चीज ना हमेशा याद रखना, कि जो कैट कमांड होगी आपकी, वो ये नहीं दिखेगी कि वो जेपीजी फाइल है आपकी, यानी इमेज फाइल है या फिर कोई बाइनरी फाइल है। ऐसे उसको मतलब नहीं है। कैट का काम बस इतना है कि उसको जो कुछ दे दिया जाए फाइल के आर्गुमेंट में, मतलब इसके आर्गुमेंट में जो भी फाइल दे दी जाए वो उसको प्रिंट करके दे देगी, बस इतना काम है उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल नेम, तो इसमें देखो मेरे को कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ये एक एम्प्टी फाइल है। और इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? और कि एल एस हाइफन एल करें या फिर एल ए करें, जो कल मैंने कमांड बताई थी आपको। और उसके बाद यहाँ पे ये जो क्या बोलेंगे इसको, ये जो जगह देख रहे हो आप, इस जगह पे साइज होता है आपका फाइल्स का, डायरेक्टरीज का, बाइट्स में ना। पहले बिट्स आता है, उसके बाद बाइट्स आता है, अभी बताऊंगा ना इसी के बारे में आज, बिट्स बाइट्स, और उसके बाद फिर आपका के भी आता है ना। तो ये चीज होती है आपकी। तो ये कितने का है? 0 बाइट्स का है, यानी इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब किंग पिंग के अंदर भी कोई कंटेंट नहीं है। अब अगर इस फाइल के अंदर, इस एम्प्टी फाइल के अंदर मेरे को कंटेंट डालना है, तो इसके काफी सारे इसके काफी सारे तरीके होते हैं। आप विम से डाल लो, आप ऐसे ऐसे नोट पैड की तरह इसमें होता है ना आपके लिनक्स के अंदर, जी एडिट करके होता है, जी एडिट करके होता है, इससे फाइल ओपन कर लो, है ना, उससे भी हो जाएगा। और आप एक एक कमांड में आपको बता देता हूँ, अगर हम टर्मिनल पे काम कर रहे हैं ना, तो एक कमांड में बता दे रहा हूँ आपको, एको, और उसके बाद जो भी आपको टाइप करना है, जैसे मान के चलो मेरे को अपना नाम टाइप करना है इसके अंदर, है ना, और उसके बाद एक रीडायरेक्शन एरो देंगे हम लोग, ये वाला सिंबल। ठीक है, और उस फाइल का नेम देंगे या फिर उस फाइल का पाथ देंगे।
फाइल का पाथ क्या है, टेम्प के अंदर, ऑलरेडी हम टेम्प के अंदर है तो फाइल का पाथ देने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम दे सकते हैं, बट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फाइल नेम। ठीक है, इसको कैट करेंगे तो अपने को इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो दिखेगा। बट यहाँ पे कभी कभार क्या है, दिक्कत आ जाती है आपकी, क्योंकि जैसे मान के चलो अभी मैंने लकी थंबनेल लिखा, अब मेरे को चाहिए ना इसी फाइल नेम के अंदर, इसी जो ये जो फाइल बनी है ना आपकी फाइल नेम, इसी फाइल के अंदर मेरे को दूसरे इंसान का नाम चाहिए, जैसे मेरे को नाम चाहिए अभिलाष का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लकी थंबनेल को हटा करके अभिलाष। ठीक है, सॉरी, अभी ABHI, ओके, अभिलाष, ओके। ठीक है, मैं इसका नाम लिखता हूँ तो, और इसके अंदर रिडायरेक्ट करता हूँ इस स्ट्रिंग को फाइल नेम के अंदर, इस फाइल के अंदर। तो देखो क्या होता है अगर इसको कैट करें हम वापस से, तो देखो यहाँ पे लकी थंबनेल तो चला गया बट अभिलाष आ गया, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए ना हम लोग एक दूसरी टाइप का एरो यूज करते हैं, दो एरो यूज करते हैं एक की जगह। अगर मेरे को अभी मेरे पास अभिलाष है, अब मेरे को लकी भी लिखना है इसके अंदर ना, तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा, ऐसे डबल एरो। इससे इसका मतलब होता है अपेंड करना फाइल के अंदर, ताकि जितना भी कंटेंट है उसको हटा करके अपना कंटेंट डालना। ये स्पेलिंग मेरे नाम की गलत है, सॉरी। ये ठीक है, इस तरह से आप कुछ कर सकते हो जिससे अभिलाष और लकी दोनों आपके आ जाएंगे। इसका वैसे तीसरा तरीका, और भी तरीके होते हैं इसको करने के, आप इवेल्युएट कर सकते हो एक्सप्रेशन को, बट उसको बाद में सीखेंगे अभी। एक दो हॉट की सीख लो आप मेरे से, बेस की। अच्छा पहले बेस देख लेते हैं क्या चीज होती है, जो भी हम लोग कर रहे हैं ना अब तक, अभी कल मैंने जो करा, आज जो मैं कर रहा हूँ, एको कर रहा हूँ, यहाँ पे एको कमांड चला रहा हूँ, टच कमांड चला रहा हूँ, एम्प्टी फाइल क्रिएट करी, ये आपकी हो रही है बेस के अंदर। किसके अंदर हो रही है, बेस के अंदर। इस चीज को वेरीफाई कैसे करें कि जेडएसएच के अंदर नहीं हो रही, बेस के अंदर ही हो रही है। जेडएसएच बेस आपके सेल्स होते हैं, लिनक्स सेल जो होते हैं, विंडोज में भी आजकल बेस और वो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में काम करने लगा है, हालांकि उसका कोई सेंस नहीं है, पर फिर भी ये सेल्स होते हैं। मैक में भी आपका बेस सेल होता है, वो भी शायद जेडएसएच पे स्विच कर गया है जहां तक है। ठीक है, तो ये सेल्स होते हैं आपकी, मतलब जैसे आप पाइथन पढ़ते हो ना, पाइथन आप लोग पढ़ रहे हो इस टाइम पे, तो पाइथन एक लैंग्वेज होती है, उसका पाइथन का इंटरप्रेटर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे तो कुछ लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं प्रिंट एफ, है ना, सिंपल ऐसे लिखते हैं, सॉरी प्रिंट एफ नहीं, किंग पिंग, तो मेरे को क्या प्रिंट करके देता है, किंग पिंग प्रिंट करके देता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना इसके पास। तो ऐसे ही आपका बेस होता है, ऐसे ही आपका जेडएसएच होता है। बेस थोड़ा सा कम एडवांस है, जेडएसएस आपका थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, बट जेडएसएस क्या है ना, ज्यादा वो खाता है आपका रैम बिल, तो मैं कम यूज करता हूँ इसको। कभी कभार मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ जाती है काफी सारी चीजों को खोलने के लिए, तो वो थोड़ा मेमोरी खाता है। ठीक है, तो इस चीज को कैसे वेरीफाई करें कि आप कौन सा सेल रन कर रहे हो, बेस सेल, जेडएसएच, या फिर कौन सा टेस्ट सेल रन कर रहे हो, कौन सा फिश सेल यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो। तो इसके लिए आप कमांड डालोगे एको। एको का मतलब होता है कि प्रिंट करके दो, मतलब जो भी, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एको लकी, तो लकी लिख के आएगा मेरे को। बट कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके सेल के अंदर, मतलब इस बेस के अंदर। तो एक स्पेशल कैरेक्टर ये है आपका डॉलर, इसके बाद मैं लिखूंगा कैपिटल SHELL, तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा जो भी सेल में यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, जो कि है बिन स्लैश बेस, यानी बेस सेल है आपका, ऐसे बोल देता है। अभी मेरे पास जेडएसएस सेल भी है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे जेडएसएस लिखूँ ना, ये देखो ये जेडएसएस सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँ एको डॉलर SHELL। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पुराने इन्वायरमेंट वेरिएबल को नए, जब मैं नए कमांड में गया तो उसको कॉपी कर लेता है, जो चाइल्ड प्रोसेस होती है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है उसका, बट इस पे ध्यान मत दो। तो ये जेडएसएस सेल मैंने यहाँ पे रन कर लिया। और कितने सेल्स अवेलेबल है मेरे सिस्टम में, ये चीज मैं कैसे पता करूंगा, मतलब मेरे पास बेस सेल है, हाँ ठीक है, जेड ऐसे कमांड रन करके थोड़ा ना पता करूंगा, ऐसे और भी हो सकते हैं, मेरे को क्या मालूम कौन सा सेल है। हो सकता है कि फिश सेल करके कुछ हो ऐसा, FISH, ये एक सेल होता है आपका, जैसे बेस होता है, जेडएसएस होता है। इसको पता करने के लिए कि आपके सिस्टम के अंदर कौन है, SHELLS। ठीक है, ये एक आपकी फाइल होती है ETC के अंदर, मैंने बताया था ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जितनी भी होंगी आपकी सिस्टम की या फिर किसी सॉफ्टवेयर की, वो इसके अंदर रहेंगी आपकी ETC के अंदर। तो ETC के अंदर आपकी सेल्स नाम की फाइल है,
ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जितने भी सेल्स अवेलेबल है इसके पास। अच्छा कोई मेरे को ये बताएगा, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो। अच्छा PWSH क्या चीज़ है, बताएगा मेरे को? कोई भी जल्दी से। पावर सेल, ठीक है, मुझे तो आपका ही मैसेज आता है। ओके गुड। हाँ तो ये पावर सेल जो विंडोज में होता है ना, पावर सेल आपका, वो लिनक्स के अंदर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया इन लोगों ने। बट क्या है ना, कुछ कमांडलेट्स ऐसी हैं जो चलती नहीं है। जैसे शायद मेरे ख्याल से इन्वोक वाली नहीं चल, इन्वोक रिक्वेस्ट वाली नहीं चलती है जहाँ तक है। इसको बाद में देखेंगे, चलो ठीक है ना। पर देखो इतने सारे सेल्स है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल। इनमें से मैं कौन से यूज कर रहा हूँ, बेस्ट सेल यूज कर रहा हूँ। कैसे मालूम चला, एको किया, डॉलर किया, सेल किया, इस तरह से। ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, इसने मेरे को बताया स्लैश बिन स्लैश बेस। ठीक है, करने को मैं जेड एस एच यूज कर सकता हूँ, बट वो ज्यादा स्पेस लेता है और वैसे ज्यादा अच्छा है वो जेड एस एच, अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो। ठीक है, बट अगर आप बेस यूज कर रहे हो ना, तो मेरी मानोगे आप लोग कि ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि बेस के अंदर ना आप अभी आजकल तो हो गया है, बट पुराने बेस के अंदर इतना वो ऑप्शन नहीं था। जैसे आप टैब दबा देते हो ना, तो पूरा ऐसे खुल के आ जाता है जेड एस एच के अंदर। आप सेलेक्ट कर सकते हो वहां से, आप बस एरो पे काम कर रहे हो, है ना। तो वो सारी चीजें बेस के अंदर नहीं होती हैं आपकी। बट आजकल तो फ्रेमवर्क आ गए हैं बेस के, तो हो जाता है सारी चीजें। ठीक है, तो रॉ बेस पे काम करो और ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सेल्स के बारे में हो गया, और फाइल क्रिएट कर ली हम लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं, रीड भी कर लिया हम लोगों ने कैट कमांड की मदद से। अच्छा कैट कमांड का ना वो दिखा देता हूँ आपको कि ये बाइनरी फाइल्स को किस तरह से रीड करती है। मतलब मान के चलो मेरे पास एक, रुको, फाइल मैनेजर में जाता हूँ मैं, और मैं पिक्चर्स में, प्लीज कोई गंदी पिक्चर ना हो मेरे पास यहाँ पे। ओके ठीक है, मेरी है। तो मैं यहाँ से ये पिक्चर उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और उसको टेम्प डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक टेम्प डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं फाइल नंबर वो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कुछ ये शायद हट रही है या फिर क्रिएट हो रही है फाइल कुछ बार बार। कौन सी वाली मेरे को मालूम है, शायद ये वाली फाइल है। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ना, यहाँ पे मैं इसको एलएस करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। हाँ एग्जिस्ट कर रही है। इसको जरा अब मैं कैट से रीड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो कितना गंदा आउटपुट दे रही है मेरे को, देख रहे हो कितना गंदा आउटपुट दे रही है मेरे को। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि ये टेक्स्ट फाइल है कि क्या फाइल है, वो बस रीड करके दे देगी आपको। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप ना कुछ बहुत बड़ी फाइल होती है, जैसे मान के चलो कोई वीडियो फाइल है, MP4 फाइल है, MKV फाइल है ना, एक एक 2 GB की, 6 6 GB की होती है आपकी, है ना। ब्लू रे वाली होगी तो 6 6 GB की होगी, अगर आपने मूवीज देखते हो तो उस प्रिंट में। तो उसको आप कैट कर देते हो कभी कभार लिनक्स के अंदर, तो आपको सिस्टम हैंग कर जाता है ना। तो वो चीज आपको नहीं करनी है यहाँ पे। तो कैट इस तरह से कुछ काम करता है, उसको मतलब नहीं होता, वो बस प्रिंट करके दे देता है आपको। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करें। सिंपल सिंपल सी कमांड्स हैं आपकी, है ना। आपको कोई ऐसे नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको शायद पहले से आती भी होंगी, बट 2 3 लोगों के लिए जो जिनको नहीं आती उनके लिए MKDIR नाम की एक कमांड होती है, जिससे डायरेक्टरी बनती है। अभी तक क्या बनाया हम लोगों ने, फाइल। किस कमांड की मदद से, टच कमांड की मदद से। आप क्या बना रहे हो, डायरेक्टरी, PING। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्रिएटेड डायरेक्टरी किंगपिंग नाम की। ठीक है, कोर्ट्स के अंदर किंगपिंग लिखा हुआ है। ये देखो कलर कौन सा आ रहा है जिसमें मेरी डायरेक्टरी रहती है, मेरे कलर, इस कलर में मेरी डायरेक्टरीज रहती है, और व्हाइट कलर में मेरी फाइल्स रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे किंगपिंग इसी कलर में आया आपकी डायरेक्टरी व्हाइट कलर के अंदर, शायद ये येलो है। ठीक है, तो इसके अंदर जा सकते हैं हम लोग, CD कर सकते हैं जो बनाई है, और इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, MT डायरेक्टरी बनेगी। LS-LE भी करके देख सकते हैं कि कोई हिडन फाइल तो नहीं है, कोई हिडन फाइल नहीं है। ये जो दो हैं आपके, मैंने कल बताया था, ये जो पॉइंट, सिंगल पॉइंट होता है, ये तो पॉइंट करता है आपके करंट डायरेक्टरी को, और ये जो डबल पॉइंट होते हैं आपके, ये पॉइंट करते हैं पेरेंट डायरेक्टरी को। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया हो सभी के। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किस तरह से आप इसके अंदर
इस सिस्टम के अंदर, लिनक्स सिस्टम जो आप चला रहे हो इसके अंदर चल रही प्रोसेसेस को आप देखते हो, है ना। किस तरह से उन प्रोसेसेस को आप देखते हो, उनकी उनकी प्रोसेस आईडी क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, मतलब कौन सा एग्जीक्यूटेबल कौन सा रन कर रहा है उस प्रोसेस में। मतलब जैसे आपने मान के चलो विंडोज में आपने टास्क मैनेजर खोला, तो टास्क मैनेजर में आप जब आप खोलते हो तो वहाँ पे प्रोसेस आईडी भी आती है, कौन सा यूजर रन कर रहा है उसको वो भी दिखाई देता है, और कौन सी बाइनरी रन कर रहा है। बाइनरी यानी जैसे आप GTA 5 खेल रहे हो तो GTA 5 GTA 5.exe ऐसे करके कुछ तो आता है ना लॉन्चर करके। मेरे को बहुत टाइम हो गया खेले हुए तो मेरे को याद नहीं है, शायद यही होता है उसका लॉन्चर। तो ऐसे करके कुछ आता है ना, तो ये चीज इस लिनक्स के अंदर कैसे देखें। उसकी कुछ कमांड्स हैं। एक कमांड तो होती है आपकी टॉप, सिंपल सी कमांड है TOP। ये क्या करती है, रियल टाइम में जितनी भी प्रोसेस रन कर दिखाएगी आपको, और ये एरो कीज का यूज करके आप नीचे वाली और जितनी भी प्रोसेस चल रही है इसके अंदर आपके सिस्टम के अंदर उनको आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, तीन चीजों पे फोकस रखना अभी यहाँ पे। एक तो ये PID यानी प्रोसेस आईडी, हर एक प्रोसेस के लिए एक यूनिक। मान के चलो आपने 2 क्रोम ब्राउजर खोले या 3 क्रोम ब्राउजर खोले, तो उनको अलग अलग करने के लिए, सिस्टम को अलग बताने के लिए कि ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है, एक कोई चीज लगेगी ना, इसको हम कुछ बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे हम प्रोसेस आईडी, एक नंबर असाइन कर देंगे ना उसको हम लोग। और ये कुछ ना रेंज में होती है, जहाँ तक है प्रोसेस आईडी की कुछ रेंज होती है, जैसे 60 कितना होता है तो करना पड़ेगा। आईडी रेंज लिनक्स, के काम कर। ओके, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है इसकी रेंज, 0 से लेके 999 तक। इससे ऊपर आपकी प्रोसेस नहीं बन सकती, ठीक है। बट इतने में काम बन जाता है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, काम बन जाता है इतने में। इतना आप टास्क करोगे भी नहीं रन। बट अगर आपको क्रैश करना है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी पे ध्यान रखना है, एक यूजर पे याद रखना है कि कौन सा यूजर उसको रन कर रहा है। मान के चलो अगर यहाँ पे जैसे और दूसरा यूजर हम देखते हैं, जैसे डेवियन यहाँ पे लिख रहा है, तो ठीक है, और लकी नाम तो ये कुछ नहीं कर रहा है करन यहाँ पे। चलो मैं खुद से ही करवा देता हूँ एक एस, एस जो है लकी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ ना रन कर देता हूँ, जैसे कैट कमांड। कैट, अगर आप कैट को ऐसी ऐसी देते हो ना तो वो हैंग करने लग जाता है, मतलब कुछ प्रिंट नहीं करेगा। मैं इस पे ऐसे कुछ करूंगा ना तो ये वही प्रिंट करके देगा। ये फाइल डिस्क्रिप्टर्स की बात है, ये बात में समझेंगे, एडवांस चीज है। अभी यहाँ पे टॉप कमांड चलाते हैं हम लोग, और टॉप कमांड में देखते हैं कोई लकी नाम का यूजर है जो रन कर रहा है किसी ऐसी चीज को। यहाँ देखेंगे इस जगह पे, इस कॉलम में, रो में, पता नहीं इसको कॉलम बोलेंगे कि रो बोलेंगे, ठीक है, वो माफ करना। ओके ओके, ये देखो सबसे नीचे एक तो ये जेड रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है ना, ये सेल, ये लकी लकी यूजर से रन हुआ है। ये जो सेल है जिसके अंदर मैंने कैट कमांड डाली है, तो वो तो एक सेल रन कर रहा है ना, लकी यूजर जेड सेल। और इस जेड सेल के अंदर ना आपकी कैट कमांड रन हुई है, ये वाली कैट कमांड रन हुई है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। और उसके बाद मैंने टॉप कमांड रन करी है। ये जो टॉप कमांड है रन करी है किसको, इसी को देखने के लिए कि जेड रन कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपका कैट रन कर रहा है नहीं कर रहा है। इस चीज को देखने के लिए मैं टॉप कमांड रन करी, तो वो भी बताता, मतलब जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही होगी ना रियल टाइम में, वो चीज दिखाएगा आपका ये। ठीक है, यहाँ पे कमांड का नेम आता है जो भी आप रन कर रहे हो, ये यूजर है और ये प्रोसेस आईडी है। ठीक है, इन तीन चीजों पर भी याद रखना। इन बाकी सारी चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे भी के लिए। एक तो कमांड होती है ये आपकी सिंपल सी कमांड है, एक कमांड होती है आपकी PS, एक कमांड होती है आपकी PS, एक होती है टॉप, एक होती है PS। PS कॉमा टॉप, टॉप टॉप। तो PS कमांड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं यहाँ पे, तो देखो क्या बता रहा है मेरे को। बस मैंने इसको इसके आगे आगे पीछे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली ऐसे PS लिख दिया और एंटर मार दिया है, तो ये मेरे को बता रहा है PID TTY को छोड़ते हैं अभी के लिए। और टाइम बता रहा है, इसको भी छोड़ते, कोई मतलब की चीज नहीं है। CMD देखो और प्रोसेस आईडी देखो, तो यहाँ पे बता रहा है कि बेस सेल रन कर रहा है आपका, और PS कमांड रन हो रही है यहाँ पे। तो जो PS कमांड जो होती है ना बाय डिफॉल्ट इसी सेल के लिए बताती है, उसी सेल के लिए बताती है जहां पे वो रन कर रही है।
जैसे ps कमांड अभी इस सेल के अंदर रन कर रही है, ये जो सेल है इसके अंदर रन कर रही है, तो इस सेल से कौन कौन सी प्रोसेसेस निकली हैं आपकी, वो चीज वो बताएगा ps कमांड आपका। ठीक है। अब मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि किस तरह से किसी कमांड्स के और यूजेस देख सकते हैं और फ्लैग्स देख सकते हैं। तो एक मैन करके कमांड होती है और उसके बाद ps, उसके बाद कोई दूसरी कमांड लिख सकते हैं हम लोग, तभी अपने को मैनुअल चाहिए। हाँ बिल्कुल सही मोहित। बाकी और कोई डिफरेंस होता है कि इसके अलावा किसके बीच में? चलो ठीक है, देखते हैं। मैन ps, तो अगर हम एंटर करते हैं और यहाँ पे रीड करते हैं सारी चीजों को, aux है ना, ax। अच्छा ऐसा भी कुछ ऑप्शन रहता है इसके अंदर, ये भी कुछ ऑप्शन रहता है इसके अंदर, ये आप पढ़ सकते हो पढ़ने को। ठीक है। अगर मेरे को ये देखना है कि टू एवरी प्रोसेस रनिंग एज रूट, मतलब ऐसी प्रोसेसेस देखनी है जो कि सिर्फ रूट से रन कर रही है। और पता है कब कब आपकी सबसे ज्यादा कब यूजफुल रहती है ये वाली जो कमांड है आपकी, ये कमांड सबसे ज्यादा यूजफुल रहती है जब आप प्रिविलेज एक्सलेशन करते हो किसी सीटीएफ मशीन के अंदर। उनको मालूम होगा जो लोग करते हैं है ना, सीटीएफ खेलते हैं। तो मतलब आपके पास नॉर्मल यूजर है, अब आपको रूट एक्सेस चाहिए, तो आप वो प्रोसेसेस देखोगे ना जिन पे जो रूट की मदद से रन कर रही हो सकता है आप उनको एक्सप्लॉइट कर पाओ उन प्रोसेसेस को किसी तरह से। वो तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है, बट किसी तरह से आप एक्सप्लॉइट कर पाओ, है ना। तो वो चीज इस कमांड की मदद से हम लोग देख सकते हैं। बाकी मैं बताऊं एक चीज आप लोगों को, इससे हट करके बेसिक से हट करके, तो क्या होता है वो PSPY64S करके बाइनरी आती है। PSPY बाइनरी होती है आपकी, जो कि टॉप की तरह होती है, बट वो थोड़ी स्मॉल बाइनरी होती है। आप क्या है ना उसकी मदद से प्रोसेसेस को देखते हो एक सीटीएम मशीन के अंदर, दिखाएंगे किसी दिन। ठीक है। हाँ इस कमांड, एक तो सर ने कमांड बताई मुझे, सर ने, तो इनको इनकी कमांड को रन करके देखते हैं और उसके बाद इस कमांड को रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा मेरे में ना मैंने ऐसे किया हुआ है कि जस्ट मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा, तो आप लोग ये मत देखना कि मैंने ऐसे नहीं किया, बस मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉपी हो जाता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे, अच्छा पहले मोहित की कमांड को रन कर लेते हैं, PS-AUX, और हाइफन ना भी लगाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो PS है ना आपका GNU की यूटिलिटी है, और GNU की जितनी भी यूटिलिटीज है ना बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से। ठीक है। तो इसने मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खासा आउटपुट दे दिया मेरे को यहाँ पे, जितना भी मेरे को चाहिए था। अच्छा सबसे नीचे यहाँ देखो, यहाँ पे ये लिख रहा है कि PS-AUX, ये भी वही काम कर रही है कि रियल टाइम में जितने भी रन कर रही होंगी ना उन सबका ये आउटपुट देगी आपको निकाल कर, कि PS-AUX अपने आप ही दे रही है कि उस टाइम पे जब ये आउटपुट ये देख रही थी कि कौन कौन सी प्रोसेसेस रन कर रही है, उस टाइम पे खुद खुद भी रन कर रही थी। तो इसने ये दे दिया, अपना खुद का आउटपुट दे दिया कि मैं भी रन कर रही थी उस टाइम पे, जब ये प्रोसेस मैं प्रोसेस देख रही थी तो उस टाइम पे खुद मैं भी रन कर रही थी, तो उसने अपना आउटपुट दे दिया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैट भी दिख रहा है अपने को, जो लकी यूजर रन कर रहा है ना। ये जो आपका ये प्रोसेस आईडी है, ये अपनी, ओके शायद ये है, ओके देखना पड़ेगा, अभी कभी कभी भूल जाता हूँ। हाँ ठीक है, ये प्रोसेस आईडी है आपका, ये जो है आपका प्रोसेस आईडी है। और यहाँ पे याद रखो कि ये जो है एक कमांड है और ये लकी यूजर इसको रन कर रहा है। इतना अभी के लिए देख के रखते हैं। अब मान के चलो मेरे को लकी से नहीं चाहिए, लकी नाम के यूजर से मेरे को जितनी भी प्रोसेस है ना मेरे को रूट से ही चाहिए, लकी से नहीं चाहिए। और मेरे को कहाँ से चाहिए, इससे नहीं चाहिए मेरे को, इससे भी नहीं चाहिए, इससे नहीं चाहिए, बस रूट से चाहिए मेरे को। इस यूजर से नहीं चाहिए, इस यूजर से नहीं चाहिए प्रोसेसेस, बस मेरे को रूट यूजर से चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ओके कमांड को कॉपी करूंगा, अ, ये देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस कमांड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो जितने भी कमांड रूट से रन कर रही होंगी वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैनुअल पढ़ो, मैनुअल पढ़ो, सब मालूम चल जाएगा आप लोगों को कौन सी चीज, कौन सी कमांड कौन सी चीज के लिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कभी भी। और मैं तो कहता हूँ मैनुअली मत पढ़ो, बस गूगल कर लो। आप ऐसे गूगल गूगल करना सीख गए ना, आप आधे हैकर तो ऐसे ही बन गए। आप लिखो यहाँ पे कि व्यू प्रोसेस रनिंग एज रूट इन लिनक्स विद PS कमांड। अब PS कमांड भी मत लिखो, अपना पता था वो देखो। ठीक है, आपको यहाँ पे मिल गया आंसर। अच्छा पता है क्या, कभी कभार ऐसा होता है अपने पास कि ना इंटरनेट ना रहे, ये कमांड शायद आप लोगों के लिए नहीं होगी,
पास इंटरनेट नहीं रहता और आपको ना कोई कमांड सर्च करनी पड़े कि यार एक ऐसी कमांड मैंने देखी थी, किया था उस कमांड को पहले पर मैं भूल चुका हूँ, उससे ऐसा हो जाता था या वैसा हो जाता था, ठीक है, बट आपको याद नहीं है वो, बट क्योंकि ऐसा हो जाता था कि ओपन कर सकती थी वो किसी टेक्स्ट फाइल को या फिर किसी पीडीएफ फाइल को। तो आप ऐप प्रपोज करके एक फाइल, एक कमांड आती है, हाँ ये वाली कमांड, और उसके बाद आप जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है उस कमांड के बारे में, जैसे व्यू प्रोसेस, प्रोसेस, ओके स्पेलिंग सही है ना, प्रोसेस ला करके देखते हैं, ओके ठीक है। तो ये आपको आउटपुट देती है, ठीक है। ये जितना भी जहां से भी छांट रही है ना, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये होता है आप जहां से भी उठा रही है इस कंटेंट को कि उस कमांड के बारे में लिखा कहाँ पे हुआ है, वो यहाँ से उठा रही है, यूजर डायरेक्टरी के अंदर से टॉक करके होता है, हाँ टॉक करके होता है, यहाँ से उठा रही है, ठीक है। तो ये मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया आप लोगों को कि ऐसे कुछ कमांड होती है आपके पास एप्रोपोज करके लिनक्स के अंदर, ठीक है, तो आप कर सकते हो उस काम को। अच्छा, इतना हो गया। अब ना मेरे से कुछ हॉट कीज होती हैं वो सीख लो कि मैं कौन कौन सी यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद किल कमांड पे आएंगे हम लोग, प्रोसेस इसको किल करेंगे। और क्रोम, चलो क्रोम की तो नहीं करेंगे, क्रोम पे हमारा वो चल रहा है, गूगल मीट चल रहा है, गलती से वो प्रोसेस उसकी हुई ना, ठीक है। देखो ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे एको इज माई हाउस, ना ये मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ ना मैं बिल्कुल शुरुआत में आ जाऊँ, मतलब इस जगह पे आ जाऊँ मैं, इस एको के यहाँ पे। तो इसके लिए क्या की होती है ना, या अगर आप यहाँ पे हो तो इसके लिए की होती है आपकी CTRL-A, ठीक है। इसको आप दबाओगे तो आप शुरुआत में आ जाओगे। और अगर आपको एंड में जाना हो, अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको ये हाउस दिख रहा है जो, और उसके यहाँ पे एंड में आना हो, तो इसके लिए क्या की होती है आपकी CTRL-E। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपके टर्मिनल में भी काम करेगी, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आपको एक वर्ड पीछे जाना हो, ओके डिलीट कमांड है, अगर आपको एक वर्ड डिलीट करना हो, वैसे मैं ज्यादा हॉट की इसको यूज करता नहीं हूँ मैं, बट उतना ही करता हूँ फास्ट होने के लिए, हाउस, ठीक है। जैसे मैंने ये डिलीट किया आपका, मैं एल्ट बैक स्पेस से डिलीट कर सकता हूँ और CTRL-W से भी डिलीट कर सकता हूँ। एक वर्ड को डिलीट करेगा CTRL-W या फिर आपका एल्ट बैक स्पेस। और मेरे को वापस से वो लेके आना है ना आपका कि क्या लिखा हुआ था, तो CTRL शिफ्ट प्लस ये जो अंडरस्कोर है, ठीक है। मतलब अंडू अंडू का जो काम कर, शिफ्ट और ये हाइफन या फिर अंडरस्कोर वाला जो साइन है ना आपका प्लस के बाजू, वो काम करता है आपका, ठीक है। और अच्छा, जैसे मान के चलो आपने ऐसे कैट रन कर दिया, अब क्या कभी कभार ऐसी प्रोसेसेस होती है ना जो ऐसे अटक जाती हैं आपकी, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे CTRL-C दबाते हो, है ना, टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है कि आप ऐसे प्रोसेस चलती जाती है, आप CTRL-C दबा दो चाहे कुछ दबा दो, वो चलती जाती है। ऐसा मेरे को कोई कमांड मिल नहीं रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ अटकते जाए। तो आप क्या चीज ट्राई कर सकते हो ना, CTRL-D, इससे भी हो जाता है। इसका मतलब होता है CTRL-D का एंड ऑफ फाइल, EOF। अगर आप CTRL-D प्रेस कर रहे हो ना तो उसको सिग्नल मिल रहा है एंड ऑफ फाइल, सिग्नल नहीं मतलब एंड ऑफ फाइल मिल रहा है उसके इंस्ट्रक्शन। और अगर मैं CTRL-C लिख रहा हूँ ना, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, और अगर मैं आप लिख रहा हूँ CTRL-C कर रहा हूँ ना किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, तो उसका उसमें एक सिग्नल जाता है, आपका सिग्नल्स होते हैं किल करने के लिए और उसको ये सारी चीजें करने के लिए, किल करने के लिए, बैकग्राउंड में डालने के लिए, है ना, किसी प्रोसेस से इंटरेक्ट करने के लिए ना, जब पे सिग्नल्स होते हैं, वो बात की चीज है, कर्नल लेवल की चीज है। बट आपका एक सिग्नल जाता है आपका टर्मिनेशन के लिए, उस प्रोसेस की टर्मिनेशन के लिए। अ, इस चीज को याद रखना हमेशा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। बाकी और आप गूगल कर भी सकते हो, ना करो तो ज्यादा अच्छी, क्योंकि इतना ही जानना बहुत है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक और चीज, मैं किस तरह से क्लियर करता हूँ, मतलब ऐसे क्लियर तो कभी आप लोगों ने लिखा हुआ नहीं देखा होगा मेरे टर्मिनल के अंदर, मैं हालांकि मैं लिख सकता हूँ ऐसे इस तरह से,
क्लियर, बट मान के चलो मैंने कुछ उबड़ खाबड़ ऐसे कुछ भी लिख दिया और उसके बाद मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पता क्या करता हूँ, ऐसे क्लियर ना लिख करके मैं ऐसे CTRL L क्लियर L प्रेस करता हूँ, जिससे टर्मिनल क्लियर हो जाता है। ठीक है, हॉट की है आपकी। अच्छा, उसमें भी काम करती है आपका जो एंड्रॉइड में क्या चलाते हो आप लोग, वो टर्मक्स होता है ना, उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, और विंडोज के अंदर मेरे को मालूम नहीं काम करती है कि नहीं करती है। रुको ट्राई कर लेते हैं एक बारी, प्रैक्टिकल देख लो। 190 इस पे मेरा शायद विंडोज सर्वर, ओके ठीक है, वो उसका एक्सेस सर्विस और नहीं है, छोड़ो। ठीक है, तो लिनक्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। अच्छा, मान के चलो आपने एक प्रोसेस ढूंढ ली, ES AUX कमांड से एक प्रोसेस आपने ढूंढ ली। वो प्रोसेस कौन सी हो सकती है? अच्छा, ये देखो लकी नाम की, जो यहाँ पे रन कर रही है ना अभी भी, ये तो कोई रन कर रही है ना लकी नाम की, लकी यूजर से कैट नाम की जो प्रोसेस है आपकी, ये रन कर रही है। मेरे को इसको किल करना है, मेरे को इसको किल करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो कैट नाम की प्रोसेस यहाँ पे रन कर रही है, किस यूजर से रन कर रही है? लकी यूजर से रन कर रही है। उसकी प्रोसेस आईडी क्या है? ये बस ये उठाना है आपको, जो प्रोसेस आईडी दिख रही है ये उठाना है आपको यहाँ से, और इसको कह देना है किल किल, और उसके बाद क्लियर करता हूँ टर्मिनल में, ये देखो किल, और ये प्रोसेस आईडी, किसकी प्रोसेस आईडी है? ये इसकी, कैट की। यानी अब यहाँ पे अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। जो काम मैं यहाँ CTRL-C से कर सकता हूँ ना इस जगह पे, वो काम मैं यहाँ दूसरे टर्मिनल से भी कर सकता हूँ। ये देखो पे टर्मिनेटेड लिख के आ गया, और ये चीज मैंने सेटअप की हुई है कि मेल आ जाए, मतलब ठीक है वो छोड़ो, बट ये टर्मिनेट हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि कोई प्रोसेस होती है, मैं बताया था ना कुछ जिद्दी प्रोसेसेस होती हैं, आपकी CTRL-D दबाना पड़ जाता है किसी के लिए। मैंने पता है जस्ट अभी CTRL-D दबा दिया गलती से, और मैं जो पहला पुराना वाला टर्मिनल था वो चला गया, तो मैं नया खोल लेता हूँ। ठीक है, CTRL-D अगर यहाँ दबा दोगे ना आप नए टर्मिनल में जाकर, तो ये एग्जिट हो जाएगा, देखो इस तरह से, तो संभाल के। ठीक है, वापस से टाइम के अंदर चला जाता हूँ, विजुअल होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभार ना कुछ जिद्दी प्रोसेस होती है आपकी, तो अभी कैट जिद्दी तो नहीं है, ये तो CTRL-C दबाने से चली जाती है। कभी कभार CTRL-C से नहीं जाती है, CTRL-D से ही जाती है, और आपके किल करने से भी नहीं जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो ना, किल के साथ एक फ्लैग देते हो, एक एक्स्ट्रा सिग्नल देते हो आप, है ना। सिग्नल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, हो पाएगा तो। SHGNALS, ठीक है, स्पेलिंग जो भी है। और सिग्नल होगा आपका 9 यहाँ पे, तो मैं क्या लूंगा, किल -9, और उसका जो भी प्रोसेस आईडी है आपकी, क्या आईडी, ओके हाँ, कितने लोग हो आप? 25, ओके। तो -9, ओके सॉरी, -9 उसका PID जो भी है। अच्छा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करके देख लेते हैं यहाँ पे किल का, मैं थोड़ा सा, आपको शायद मजा आएगा इसको देख करके। पर मैं एक बार ना जरा वो देख लेता हूँ कि ये जो गूगल मीट का जो प्रोसेस है ना, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इनमें से किसी एक टैब को, क्योंकि गूगल क्रोम जो होता है ना, या फिर हाँ गूगल क्रोम जो होता है ना आपका, इन सारे टैब्स की ना अलग अलग प्रोसेस बनाता है, एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है। ठीक है, तो इन टैब में से किसी एक टैब को मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और ना इसको नहीं डिलीट करूंगा, गलती से ये ना हो जाए आपका, नहीं फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो इसको पहले प्रोसेस में देख लेता हूँ, गूगल क्रोम में जाऊंगा, और मेरे को मालूम नहीं है कैसे देखेंगे, टास्क मैनेजर शायद, ओके हाँ, टास्क मैनेजर में जाके जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, ये रहा। तो गूगल मीट का प्रोसेस चल रहा है, इसका PID क्या है? 4146। इसको नहीं डिलीट करना, बाकी किसी को भी डिलीट कर सकते हैं हम लोग इसमें से। ठीक है, अच्छा, प्रोसेसेस सिर्फ इन टैब का नहीं चलेगा, इनका भी चलेगा, जो एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, जीनोम सेल, प्रॉक्सी प्रॉक्सी, एडिट द कुकी, एड गार्ड, है ना, नाइट टैब, ये नाइट टैब है आपका थीम, और ये वेबलाइजर, ये जानते होगे काफी सारे लोग यहाँ पर बाउंटी से आए होंगे तो। ठीक है, ग्रामरली, इन सबका यहाँ पे प्रोसेस चलता है, ऐप का चलता ही चलता है, इसका भी चलता है। ठीक है, और ये जो है इसकी मेन प्रोसेस आईडी, अगर इसको डिलीट कर दूंगा ना मैं, तो ये पूरा यहाँ से क्लोज हो जाएगा, जो कि करना नहीं मेरे को। एक कोई स्पेसिफिक ले लेते हैं यहाँ से, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे king.com खोलता हूँ,
ठीक है, और उसका प्रोसेस आईडी यहाँ पे ये बना 12935, 12935, और उसको क्या करता हूँ मैं, किल कर लेता हूँ। तो थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे जिससे आप देख पाओ, और यहाँ पे इसको रखता हूँ साइड में। ये लिखूंगा मैं किल, 9 बाद में लगाएंगे, अगर अगर काम नहीं करेगा तो 9 लगाएंगे, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करने का है किसी से। 12935, 12935, इसको मैं किल करता हूँ यहाँ पे। ये देखो आइकन चेंज हुआ ना, कुछ हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब पीछे स्नैप। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम करता है। अच्छा, ये काम आप ना विंडोज के अंदर भी कर सकते हो वैसे, बट उसमें शायद किल कमांड नहीं होती है। मैं ज्यादा फेमिलियर हूँ नहीं पावर सेल से, बट देख सकते हो, आप गूगल कर सकते हो इस चीज के बारे में विंडोज के अंदर। बट लिनक्स सीख रहे हैं तो लिनक्स के बारे में जान लिया आप लोगों ने। अगर ये किसी भी तरह से आपका जो प्रोसेस आईडी वो किल नहीं होता है, तो आप क्या यूज करोगे, किल -9, और उसका प्रोसेस आईडी आपकी जो भी 1234। ठीक है। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन आप लोगों से, कि कल मैंने कमांड बताई थी आपको, मतलब एक डायरेक्टरी बताई थी जिसके अंदर सारी प्रोसेसेस जो होती है सेव होती है लिनक्स के अंदर, तो वो कौन सी थी, प्लीज मैसेज करो, मोहित आपको छोड़ करके। नहीं मालूम है, ओके, हाँ, नमन सही, ठीक है। तो ये आपकी एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस रहती हैं आपकी। इसको जरा बड़ा कर देता हूँ वापस से, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा, और छोटा, ठीक है, अभी ठीक है। और ये देखो, ये सारी प्रोसेस आईडी है इसकी, है ना, प्रोसेस आईडी है इसकी, जो भी लिनक्स का सिस्टम आपका हैंडल कर रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ पे ना, ये क्रोम टैब दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी टैब्स दिख रहे हैं, इनकी कोई ना कोई प्रोसेस आईडी ना इनमें से एक होगी, यहाँ से ही होगी, मतलब यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो उस प्रोसेस आईडी के अंदर, करेंगे बाद में। शायद बाइनरी एक्सप्लोइटेशन के अंदर सिखाऊंगा मैं इस चीज को आपको, बट अभी नहीं, अभी तो वही बेसिक पे ध्यान देते हैं। और एक सिंपल सी कमांड मेरे मन में आ गई, हुआ माई, सबको मालूम ही होगा क्या क्या करती है, आपका जो भी आप यूजर है उसको बताती है। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मैन हुआ माई लिखो, मैनुअल हुआ माई, ठीक है। कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा वैसे तो। और ये आपकी जेएनयू की है क्या, नहीं, हाँ है, ठीक है, जेएनयू की कॉपीराइट है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख रहा है कि सेम एज आईडी यूएन, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट यूजर नेम एसोसिएट विद, अच्छा ठीक है, तो वही चीज है, मतलब ओएमआई के साथ आपको ज्यादा कुछ फ्लैग है नहीं। आप आईडी के साथ ये करोगे ना यूएन, तो इसका मतलब जो ओएमआई का आउटपुट आ रहा है ना, वैसे आउटपुट आएगा आपके पास, रूट, ओएमआई का जो आउटपुट आपके पास वही सेम आउटपुट आएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, कल का थोड़ा परमिशन वाला वो चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करूँ मैं, तो कल का परमिशन वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। किस तरह से और इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, कि किस तरह से परमिशंस काम करती है, किस तरह से असाइन किया जाता है इनको, और किस तरह से रिमूव किया जाता है। छोटी छोटी सी कमांड से, ज्यादा ज्यादा बड़ी कमांड्स नहीं है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाऊँ आप लोगों को। तो देखो, ये आपको ये डायरेक्टरी होती है, ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये आपकी परमिशंस होती हैं। ये अभी आ रही है, ठीक है, सॉरी। फिर बंद होगी सर आपकी वॉइस। ठीक है,
ये मेरी साइड से इशू था। हाँ हो गया। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मेरी साइड से इशू था। ओके, यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ ना। अच्छा ये देखो, मेरे पास यहाँ पे इन लोगों ने फोर्टिनेट को फायरवॉल लगाया हुआ है, तो ये ब्लॉक करके देता है मेरे को। मैं पता है इसी तरह से चेक करता हूँ मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब इनका फायरवॉल अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर। तो इसका मतलब ये मैं इनकी जो नेटवर्क है उनसे कनेक्टेड हूँ। तो मैं जो ब्लॉक वेबसाइट है ना, जैसे किंग.com, या आपका कैंडी क्रश का वो है वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। तो किंग.com पे मैं चला के देखता हूँ कि गेमिंग की वेबसाइट इन्होंने बैन की हुई है, तो ये मेरे को फोर्टिनेट पे साइन देता है। ठीक है, चलो छोड़ो इसके बारे में। मैं बता रहा था, ये जो होती है लास्ट वाली, ये आपकी क्या बोलते हैं, अदर्स के लिए होती है। ये आप लोगों ने मेरे को कल बताया था, मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने मेरे को बताया था। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे, एक डायरेक्टरी बनाई किंगपिंग, एक फाइल बनाई मैंने यहाँ पे kingping.txt। तो उसको बाय डिफॉल्ट ये वाली परमिशन असाइन होगी। मतलब यूजर इसमें रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। और ग्रुप इसमें सिर्फ रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट तो कोई कर ही नहीं सकता है। और जो अदर्स हैं वो भी इसको रीड ही कर सकते हैं ग्रुप की तरह। ठीक है, तो इस चीज को मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, मतलब मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ कि इसको मैं एग्जीक्यूटिबल की परमिशन दे दूँ। एग्जीक्यूट यानी डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट हो जाए, और मैं इसको राइट की परमिशन को जो यूजर ग्रुप, जो रूट ग्रुप के अंदर होंगे ना, वो इस फाइल के अंदर राइट भी कर पाए। वो मैं कैसे दे दूँ ना, एक सी एच मोड करके कमांड आती है, आप सी एच मोड। एक और चीज बता दूं मैं आपको, इस सी एच मोड, सी एच, ये जो जितनी भी ऐसी कमांड्स होती है ना ओनरशिप वाली, इसमें परमिशंस और ये ओनरशिप चेंज करी जाती है, ये आपकी ext4 फाइल सिस्टम पे ही रन करेंगी। थोड़ा सा एडवांस ले गया मैं, बट जिसके समझ में आ रहा है समझ लो। ext4 या ext3 फाइल सिस्टम पे ही रन करेंगे। 3 के अंदर मैंने रन करके देखा नहीं है, बट 4 के अंदर तो रन करेंगे क्योंकि हम लोग 4 ही यूज करते हैं इस टाइम पे, लिनक्स जो है। और अगर आपने कोई एनटीएफएस फाइल सिस्टम माउंट किया हुआ है ना अपने इसके अंदर, तो रन नहीं करेगा। जो सी एच मोड और सी एच ओ डब्ल्यू एन वाली कमांड है, ऐसी ऐसी कमांड्स रन नहीं करेगी आपकी। फाइल सिस्टम पे डिपेंड करता है, फाइल सिस्टम डिपेंडेंट होता है। जब जब जो लीनियर स्टोर वर्ल्ड जैसे भी उसका नाम बोला जाता है, उसने लिनक्स बनाई थी ना, कर्नल बनाया था जब, तब उसने इसी तरह से चूज किया था ये फाइल सिस्टम की, मैं अब आगे ऐसी कमांड्स बनाऊंगा जो इसी पे रन करें। ऐसी विंडोज का था अपना खुद का, कि मैं विंडोज फाइल सिस्टम में ना, जो एनटीएफएस फाइल सिस्टम चलता है उन पे, कि मैं ना एनटीएफएस को इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं ना ये सी एच मोड नहीं डालूंगा, सी एच ओ डब्ल्यू एन नहीं डालूंगा अपनी विंडोज के अंदर, मैं डालूंगा कुछ एट्रीब्यूट्स जो उस पे काम कर जाए। मतलब रीड राइट हिडन के लिए ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर, ए टी टी आर आई भी करके कुछ कमांड होती है जिससे चेंज होता है आपका। ठीक है, तो वो सारी चीज सेम चीज है आपकी, बट थोड़ा सा कमांड्स का नाम अलग है बस, और कुछ नहीं है। तो सी एच मोड कमांड को हम लोग यूज करते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा एडवांस था ये। तो सी एच मोड प्लस एक्स या फिर प्लस डब्ल्यू या फिर प्लस आर, या फिर तीनों एक साथ। प्लस का मतलब होता है ऐड करना। सी एच मोड कमांड है जो कि आपकी परमिशन ऐड करती है, जो कि पहला आर्ग्यूमेंट लेती है कौन सी परमिशन देनी है, प्लस या माइनस के साथ, या फिर लेनी है, हटानी है वहां से। तो इस टाइम पे मेरे को ऐड करनी है, किसके अंदर ऐड करनी है, इस फाइल के अंदर, किंग पिंग इस फाइल के लिए, इस ग्रुप के लिए, रूट ग्रुप के लिए, यहाँ पे मेरे को राइट की परमिशन ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सी एच मोड लिखूंगा, और उसके बाद लिखूंगा प्लस, और उसके बाद लिखूंगा डब्ल्यू। अच्छा एक चीज और रहेगी यहाँ पे, मैं बताता हूँ। उसके बाद लिखूंगा डब्ल्यू, और उसके बाद लिखूंगा डॉट स्लैश png.txt। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा ना, अगर मैं इसको रन कर दूं, इसको मैं रन कर दूं, मैं ये स्पेसिफाई ना करूं इस कमांड को, कि थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पहले, एक बार यहाँ पे देख लो, एक बार थोड़ा सा मन में इसको रख लो, कि यहाँ पे आपकी रीड है राइट है, और एग्जीक्यूटिबल की नहीं है, इसमें रीड है, राइट की नहीं है, एग्जीक्यूटिव की नहीं है, और इसके अंदर भी सेम है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो, और नहीं तो एक काम करते हैं ये लोग, ये भी चीज होती है कि इसके अंदर मैंने गलत दिया फिर भी ये चला गया। ठीक है, अच्छी चीज है। ओह, यहाँ पे आप परमिशंस देख लो इसकी, और यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे। ठीक है,
chmod वाली। तो ये क्या करेगा, अगर मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि यूजर की परमिशन में चेंज करने, की ग्रुप की परमिशन में चेंज करने, कि आपकी अदर्स की परमिशन में चेंज करने, यहाँ पे किसकी में चेंज करने, तो ये क्या करेगा, तीनों में चेंज कर देगा। देखो ओके, यहाँ नहीं, यहाँ एंटर मारना है, और उसके बाद वापस से मैं यहाँ कमांड लगाता हूँ ये वाली, और एक स्पेसिफिक फाइल के लिए लगा देता हूँ, kingpin.txt के लिए लगा देता हूँ यहाँ पे ls-la स्पेस kingpin.txt, इसके लिए लगा दिया मैंने। तो ये बस उसी की परमिशंस देगा। देखो ओके, तो शायद ये यूजर के लिए chmod.w अच्छा ठीक है, चलो ये यूजर के लिए रन करता है, मतलब ये यहाँ पे, चलो एक बार इसको करके देख लेते हैं। ग्रुप, और यहाँ पे ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो वो यूजर के लिए ऐड करता है, और मैं इसको यहाँ से हटाऊं। मेरे को ऐसा क्यों लगा कि ये सबके लिए करता है, यू परमिशन सा वार्निंग दे रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, तो यहाँ से राइट की परमिशन हट गई आपकी। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं करोगे, किस से हटानी है, यूजर से हटानी है, या फिर ग्रुप से हटानी है, या फिर अदर से हटानी है। यू मतलब यूजर, जी मतलब ग्रुप, ओ मतलब किससे हटानी है, या फिर तीनों से हटानी है, ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये सिंपली आपका यूजर से हटा देगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप से हटाना चाहते हो यहाँ पे जी लिखो, या फिर ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे G+W लिखो, या फिर G+R लिखो, ऐड करना चाह रहे हो जो भी, या फिर एग्जीक्यूटिबल की परमिशन। अभी देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल की नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा है ग्रुप का। तो यहाँ पे अगर आप इसको एंटर कर दोगे और यहाँ पे वापस से देखोगे, तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल परमिशन आ गई उसको। अब देखो ग्रुप के पास, ये जो रूट ग्रुप है इसके पास तीनों परमिशन है, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूटिव की। तो अगर जो भी यूजर होगा, जो भी अपने सिस्टम में यूजर है, वो अगर इस ग्रुप के अंदर होगा, किस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, रूट ग्रुप के अंदर होगा, तो मेरा जो रूट यूजर है ना, मैं आईडी कमांड से देखता हूँ किस ग्रुप के अंदर, रूट ग्रुप के अंदर है, अच्छी बात है। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर, ये देखो ग्रुप बताता है आपका, और इस यूजर का कौन सा ग्रुप है, रूट ग्रुप है, ये चीज बताता है, मतलब किस ग्रुप के अंदर मैं हूं, ये तो यहाँ पे दिखाई देता है ग्रुप्स के अंदर। और इसी यूजर का एक ग्रुप होगा, एक हर एक यूजर का एक ग्रुप होता है जब आप यूजर ऐड करते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताता है GID, और इसमें कि रूट ग्रुप है, और मैं इसी ग्रुप का मेंबर हूँ, अपने ही खुद के ग्रुप का मेंबर हूँ। तो ये यहाँ पे बताता, ग्रुप का यूजर, लकी ग्रुप का एक मेंबर हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को ग्रुप ऐसे कुछ UID आएगी, उसकी GID आएगी कुछ करके, और उसके बाद ऐसे लकी लिख करके आएगा यहाँ पे। आप लोगों ने CTF करे हुए देखा होगा, अगर आप ADM करके एक ग्रुप होता है, आप उसके कभी कभार वो बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो, और ADM के पास ना परमिशन होती है, ADM के पास परमिशन होती है आपकी लॉग्स फाइल देखने की। ठीक है, ये सारी परमिशन होती है ADM के पास, तो आप इसका फायदा उठाते हो और आप हैक वैक करते हो वहाँ पे कुछ है ना मशीन के अंदर। ठीक है, बात की बात है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें मैंने चेंजेस किए हैं, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब जब बात आएगी है तो इसका भी देख लेते हैं कि किस तरह से यूजर्स को देखते हैं, कितने यूजर्स अवेलेबल है। देखो कैट etc/password, मैंने फिर बता रहा हूँ, आपको कल ही बताया था, अभी जस्ट अभी बताया था कि ETC के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, सिस्टम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो पासवर्ड नाम की एक फाइल होती है, बहुत लोगों ने सुना होगा। ये क्या करती है, आपकी जितनी भी यूजर्स होते हैं, जितने भी यूजर्स होते हैं ना आपके, उनकी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखती है, कि यूजर नेम क्या है उसका, उसका फुल नेम क्या है ना, उसका पाथ क्या है, वो चीजें कंटेन करके रखती है आपकी। इसको जरा कैट करूं मैं, तो ये देखो, इसको थोड़ा साइड में कर सकते हैं क्या, ठीक है। मैं टीमक्स नहीं यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे, थोड़ा सा मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है। ये देखो, यहाँ पे यूजर नेम लिख रहा है। अच्छा, ये जो एक्स दिख रहा है ना, एक्स, पहले क्या हुआ करता था, काफी पता नहीं फनी चीज है कि नहीं, वो पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे एक्स की जगह पासवर्ड हुआ करता था यूजर का। तो फिर क्या है ना, थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये तो सिक्योरिटी थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, उन लोगों को लगा होगा ऐसा। तो उन लोगों ने क्या किया, ETC शैडो फाइल बना दी, /etc/शैडो फाइल, इसके अंदर शैडो फाइल बना दी। पहले तो यहीं पे हुआ करता था ये एक्स की जगह। ठीक है, अच्छा, यूजर नेम दिया हुआ है रूट, उसके बाद उसका UID दिया हुआ है, GID दिया हुआ है ना, फुल नेम दिया हुआ है उसका, और उसका होम कहाँ पे है वो दिया हुआ है, और कौन सा पाथ यूज कर रहा है, कौन सा सॉरी सेल यूज कर रहा है वो दिया हुआ है।
अभी तो यहाँ पे नजर रखो आप लोग अपनी ईटीसी को, अगर हमने ईटीसी पासवर्ड को हम लोग कैट करते हैं तो यहाँ पे जो पहली जो चीज होती है ना वो होती है यूजर आपकी, टेमन नाम का एक यूजर है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं आप लोग को, थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, बताओ बताओ, जरा मैसेज कर दो। ओके ठीक है, देखो शायद आप लोगों को मालूम होगा, शायद किसी किसी को नहीं मालूम होगा। देखो डेमन नाम का यूजर है तो सही आपके पास, डेमन नाम का यूजर है, बिन नाम का यूजर है, बट क्या कभी आप लोग लॉग इन करते हो इस यूजर से? और बनाता कौन है इसको? क्या लॉग इन हो भी पाता है इससे? चलो एक बार करके देखते हैं जरा। एस यू हाइफन, जरा क्लियर करता हूँ मैं, एस यू हाइफन बिन, दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, बट अकाउंट तो है बट नॉट अवेलेबल बता रहा है अपने को ये, ऐसा क्यों भाई? देखना, नोटिस करना, नोटिस करना। क्या आप रूट से लॉगिन कर सकते हो? हाँ। इसके एंड में क्या है? बिन स्लैश बेस। क्या आप बिन से लॉगिन कर पा रहे थे? नहीं। इसके एंड में क्या है? ये नो लॉगिन। क्या आप सिस से लॉगिन कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते सिस से लॉगिन यार, क्योंकि इस एंड में क्या है? ये है क्या चीज है नो लॉगिन? है क्या चीज है? जब भी आप मान के चलो आपने अपना काली स्टार्ट किया है ना, आपने वहां पे लॉगिन किया अपना, आप काली काली करके लॉगिन कर रहे हो या फिर रूट से लॉगिन कर रहे हो, आप किसी और यूजर से लॉगिन कर रहे हो, तो वहां पे आप जब टर्मिनल खोलते हो, खुलने के बाद अपना काली लॉगिन करने के बाद, तो बाय डिफॉल्ट एक सेल ओपन होता है आपका, होता है नहीं होता है ना? जैसे मेरे में बेस्ट सेल ओपन होता है, ये बेस्ट सेल है मेरा, मैंने बताया था आपको, ठीक है? तो बेस्ट सेल ओपन हो जाता है मेरा यूजर से, वो कहाँ डिफाइंड है? यहाँ डिफाइंड है। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा ना, जेड एस एच कर दूंगा, बिन स्लैश जेड एस एच कर दूंगा, तो जेड एस एच सेल ओपन होगा मेरा। ऐसी एक नो लॉगिन करके सेल होता है, इसका मतलब ही यही होता है कि यूजर इस सेल में लॉगिन ना कर पाए, ये कोई सेल होता ही नहीं है, ये कोई सेल होता ही नहीं है। एक ऐसी बाइनरी होती है जो कि बस ये प्रिंट करती है, जो आपने अभी देखा ना जस्ट अभी, ये करंट नॉट अवेलेबल, ये बस यही प्रिंट करने का काम आती है, ये बाइनरी होती है आपकी। क्या करने की कोशिश कर रहा था, अभी भूल गया। चलो ठीक है, इसी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे नो लॉगिन जहाँ पे भी दिख रहा होगा ना आपको, जहाँ पे भी नो लॉगिन दिख रहा होगा, बाइंड के आगे दिख रहा है आपको यहाँ पे नो लॉगिन, तो ये जो सेल है, अच्छा हाँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, मैं कर रहा था, मैं देख रहा था इसके अंदर क्या, एस एच एल एल एस, क्या इसके अंदर नो लॉगिन है इसी सेल्स के अंदर? क्योंकि ये सिस्टम की सेल्स बताता भाई, इसके अंदर नो लॉगिन है क्या? नहीं, इसके अंदर नो लॉगिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई सेल है ही नहीं आपका नो लॉगिन, समझे? तो इसलिए आप लॉगिन नहीं कर सकते जितनी भी ये जो जैसे किंग पिंग नाम का यूजर मैंने बनाया खुद ने, और इसको क्या मैंने सप्लाई किया, ये बिन स्लैश बेस, कि इसका डिफॉल्ट सेल ये हो, तो मैं इससे लॉगिन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे लॉगिन मार लेते हैं साइड में, एस यू हाइफन के आई जी, तो हो गया लॉगिन। बट इससे नहीं कर सकते, फॉल्स वाले पे, नो लॉगिन वाले पे, इससे नहीं कर सकते आप, ये कोई है ही नहीं आपके। फॉल्स यहाँ दिख रहा है आपको कहीं पे इस सेल्स के अंदर? फॉल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ही नहीं कोई सेल ऐसा। ये ये चीज होती है। चलो ठीक है, नेटवर्किंग पे आ जाते हैं, काफी देर हो गया इसको करते करते। अच्छा ये चीज समझ में आई वैसे आप लोगों के? बता दो प्लीज। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेटवर्किंग पे आ जाते हैं। नेटवर्किंग से पहले ना हम लोग एक कमांड सीख लेते हैं, सबको मालूम होगा वो कमांड, आई एफ कॉन्फिग। रन किया होगा बस, मेरे में क्या है ना, आउटपुट भी ज्यादा ही दिखेगा आप लोगों को। ये देखो कुछ ज्यादा इंटरफेसेस है मेरे पास, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे वर्चुअल बॉक्स के इंटरफेसेस कुछ ज्यादा ही है, ठीक है? और डॉकर का भी चल रहा है मेरे पास, और एलेक्सी वाला भी चल रहा है, एलेक्सी कंटेनर जो होता है उसका भी चल रहा है, ठीक है? चलो इसको छोड़ते हैं। बट मेरे पास ये आई एफ कॉन्फिग नाम की कमांड होती है, आपको सबको मालूम होगा, और इससे आपका क्या करते हो आप, जैसे आप कभी किसी का वाईफाई हैक करने जा रहे हो, या फिर आप वो होता है ना डब्ल्यू लैन मॉन चालू हुआ कि नहीं हुआ, वो कंफर्म करने के लिए वो आप लोग देखते हो नहीं देखते हो? आप लोग सीख चुके हो ऑलरेडी ये चीज, वाईफाई हैकिंग। तो ये चीज शो क्या करता है, जो आई एफ कॉन्फिग कमांड होता है? अभी नेटवर्किंग पे जा रहे हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा, है ना, सेल से ही मूव ऑन कर रहे हैं। तो नेट इसके अंदर होता क्या है, आई एफ कॉन्फिग के अंदर ये आपको नेटवर्क अडेप्टर्स दिखाता है। क्या दिखाता है? नेटवर्क अडेप्टर्स, ठीक है? अ, जैसे आप किसी मैं बोलता हूँ ना कि मेरे वाईफाई पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, मेरे मेरे हॉटस्पॉट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, आप मान के चलो मैंने लैपटॉप से, मेरे को करना तो नहीं चाहिए, मत जियो इंटरनेट,
मैंने एक हॉटस्पॉट क्रिएट किया अपने लैपटॉप पे, अभी नया नया इंटरफेस बना देगा। और इसका नाम मैं बता दूं, AP0 होता है मेरे के लिए यहाँ पे ना, मेरे केस में इस इंटरफेस का नाम AP0 है। अब मैं बोलूंगा ना कि मेरे हॉटस्पॉट पे ना इसने भी कनेक्ट किया हुआ है, उसने भी कनेक्ट किया हुआ है, इस डिवाइस ने भी कनेक्ट किया हुआ है, और ये गूगल रिक्वेस्ट कर रहा है, ये वाला डिवाइस जो है वो कुछ और रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कुछ गलत कर रहा है, वो कुछ सही कर रहा है। बट ये जितना भी ट्रैफिक है, आपका डिवाइस झेल कहाँ पे रहा है ना, ये जो हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये हॉटस्पॉट झेल कहाँ पे रहा है ना, यहाँ पे इस AP0 पे झेल रहा है, जितना भी झेल रहा है। ठीक है, इनको बोलते हैं नेटवर्क ड्राइवर्स। ये एक पार्ट होता है आपके कर्नल ड्राइवर्स का, याद रख लो, बस समझने की जरूरत नहीं है इस चीज को। कर्नल ड्राइवर्स का पार्ट होता है आपका ये, बहुत लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है उसमें, ये बनाए जाते हैं आपके। ठीक है, कर्नल में इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। ये आपके हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी हो सकते हैं। वर्चुअल यानी मतलब उसका कोई हार्डवेयर नहीं है। वर्चुअल कैसे, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको AP0, ये वर्चुअल है, ये आपका वर्चुअल है। ठीक है, और हार्डवेयर बेस्ड में बताऊं आपको एग्जांपल दूं, अच्छा वर्चुअल बॉक्स की जितने भी होते हैं वर्चुअल होते हैं। हार्डवेयर बेस्ड में आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये देखो ETH0, ETH0 किसका होता है, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे? ETH0, हाँ गुड, इथरनेट का होता है कि नहीं? तो वो हार्डवेयर बेस्ड होगा आपका, मतलब आप जितना भी ट्रैफिक झेल रहे हो ना, वो आपके NIC कार्ड पे झेल रहे हो। NIC कार्ड सबको मालूम है नहीं मालूम है? जो आपके जो लैपटॉप होता है उसमें आपका एक कार्ड लगा रहता है, जहाँ पे आप इंसर्ट करते हो ना अपना वो, हाँ इंसर्ट करते हो ये इथरनेट केबल, वो उसमें कार्ड रहता है एक आपका। सर वॉइस गई आपकी फिर से। मैं वापस आया। हाँ। और ये देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये फायरवॉल दिख रही है, वो हो जाती है। आप लोग, आप अभी किसी, कोई मेरे से शायद रिलेट कर सकता है यहाँ पे, पर मेरे साथ ना अभी एक सीन हो गया था, तो मैं वो उसको यूज नहीं कर रहा, मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुई है अपनी, क्योंकि अ, उन लोगों ने वो मना कर दिया था मेरे से यूज करने की। वो यहाँ पे उठ के आ गया था, IT डिपार्टमेंट का हेड, कि आप इस ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऐसा कुछ बोल के गया हुआ, तो मैंने नहीं कर रहा हूँ उसको यूज। एक तो फिर मेरे को ऐसे बार बार लॉग इन करना पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए। देखो, ये जो लोकल इंटरफेस होता है आपका, हमेशा आपके सिस्टम को ही पॉइंट करेगा। एक नाइस ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ये 127.0.0.1 लिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ मास्क लिख रहा है इतना है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ करके इन सबको हम चेंज कर सकते हैं। जहां पे अभी के लिए इतना समझ लो, जहां पे ऐसे 255 लिखा रहता है ना, और जहां पे ऐसे 00 लिखा रहता है, तो जहां पे 00 है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। किसकी रेंज में? 0 से लेके 255 की रेंज में। अभी के लिए इतना समझ लो, उसके बाद मैं बिट्स और उसको बाइट्स का भी अभी समझा दूंगा अगर टाइम हुआ तो। और 127 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 255। तो जहां पे 255 होगा नेट फास्ट में, उस जगह को आप चेंज नहीं कर सकते। मैं समझाता हूँ कैसे। मैं लिख सकता हूँ 127.1.10.233। तो देखो, कोई भी इससे एक्सीड नहीं किया है, 0 से लेकर 255 तक कोई भी यहाँ पे एक्सीड नहीं किया। 233 गया, ठीक है अच्छा है। 10 गया है, ठीक है अच्छा है। 1 गया, अच्छा है। 0 से लेके 255 सब है यहाँ पे। तो ये जो IP एड्रेस आपके सिस्टम को ही पॉइंट करेगा, आपके खुद के सिस्टम को, लोकल सिस्टम को, हमेशा। चाहे कुछ भी दे लो। अब अगर यहाँ पे आप ऐसे दोगे ना 127.1, बस 1, ये आप दे रहे हो ना, तो ये भी आप अपने ही सिस्टम को पॉइंट कर रहे हो। ये भी एक वैलिड IP एड्रेस है। और अच्छी चीज आप लोगों के लिए ये है कि इसी तरह से ना हम लोग SSRF बग निकालते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभार होता है ना कि फिल्ट्रेशन लग रहा है कि आप अपने उसी सिस्टम को नहीं पॉइंट कर सकते, तो ये काम आप कर सकते हो। 1.1.1 ऐसे कुछ कर सकते हो, आप कोई IP ऐसे लगा सकते हो।
और भी तरीके होते हैं SSR बाईपास करने के, हैक्स में लिख सकते हो आईपी को, पर उसकी तरफ बाद बात करते हैं, मैं तो किसी और टॉपिक पे बात कर रहा था। तो ये इंटरफेसेस होते हैं आपके, ठीक है। मेन आपका ये एलओ पे याद रखना, लोकल इंटरफेस होता है, और डब्ल्यू लैन आपका वाईफाई वाला होता है, ईटीएच। यहाँ पे वाईफाई वाला कुछ और भी हो सकता है, आपके वाईफाई एडेप्टर पे डिपेंड करता है, वो हो सकता है कुछ और नाम दे आपका, अगर आपने वाईफाई ड्राइवर लिनक्स आपका वाईफाई ड्राइवर वो कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, तो उसकी चलो उसको छोड़ते हैं। बट डब्ल्यू लैन ये आपका वाईफाई में है, ज्यादातर डब्ल्यू लैन रहेगा, ईटीएच 0 रहेगा, और आपका एलओ रहेगा। एलओ तो रहेगा ही रहेगा, ये तो चेंज कर ही नहीं सकता कोई, ठीक है। ठीक है, कोई भी इंटरफेस होगा, कोई भी इंटरफेस होगा, अगर उससे दूसरे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, मतलब वो एक अलाइव स्टेट में होएगा आपका। मतलब जैसे हॉटस्पॉट मैंने क्रिएट किया भाई, हॉटस्पॉट क्रिएट किया मैंने, तो एपी बना, एपी 0 करके कुछ बना मेरा, ये बना नहीं बना। तो अब इससे बहुत सारे डिवाइस से कनेक्ट है, मेरा एलेक्सा कनेक्टेड है इससे, मेरा दूसरे डिवाइस कनेक्टेड है इससे, तो एक लैपटॉप कनेक्टेड है, 2 लैपटॉप कनेक्टेड है, एक फोन कनेक्टेड है इस टाइम पे मेरे। तो बाकी डिवाइसेस को ना ये इंटरफेस आईपी देगा, और मेरी डिवाइस को भी देगा। मेरी डिवाइस की आईपी क्या है? 192.168.12.1, देखना आता होगा आपको, आईनेट लिखा रहता है यहाँ पे, है ना। ये मेरा डिवाइस का आईपी है, नेट मास्क, और इस पे अभी आते हैं हम लोग, इसको समझते हैं ये क्या चीज होती है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल मैंने आपको बताया था ओएसआई मॉडल नेटवर्किंग। ओएसआई मॉडल में मैंने बताया था कि नेटवर्क लेयर करके कुछ होता है, नेटवर्क लेयर होती है आपकी, ठीक है। नेटवर्क लेयर आपकी होती है। अब ये नेटवर्क लेयर क्या प्रोवाइड करती है? लॉजिकल एड्रेस। अरे लॉजिकल छोड़ो यार, तुम लोग ऐसे लिखो आईपी एड्रेस, क्यों ऐसे शब्दों के जाल में फंसो? लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्यों क्यों बोल रहे हैं अपने को? बीएसआईडी क्यों बोलिए, मैक एड्रेस बोल देंगे ना आप लोग। तो आईपी एड्रेस असाइन करता है जो नेटवर्क लेयर है आपका, ठीक है। तो 192.168.12.1 ये आपका एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए सभी के। अब देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आपने मेरी पहली क्लासेस पहली वाली क्लास ली होगी, मतलब वो वाली जो जब शायद उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो 50 रुपए में आपकी एंट्री हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने वायरस आर्क और वो सारी चीजें पढ़ाई थी आप लोगों को, तो उस टाइम पे मैंने बताया था। बट कोई बात नहीं, दोबारा से सुन लो जो भी, जिन लोगों ने नहीं लिया। ये जो डॉट होता है ना इसके बीच में, ये जो डॉट है, कितने डॉट है? थ्री डॉट्स है, इसका मतलब 4 आपके वो होंगे आपके सेगमेंट्स हैं पे, 1 सेगमेंट, 2, 3 एंड 4। ये सेपरेट करता है इन सारे सेगमेंट्स को, जो डॉट है, जो डॉट है इन सारे सेगमेंट्स को, 4 सेगमेंट्स को सेपरेट कर रहा है। तो 192 ये वाला, मतलब कि कोई भी सेगमेंट हो, चाहे 192 वाला हो, चाहे पहला वाला सेगमेंट हो, चाहे दूसरा वाला सेगमेंट हो, चाहे तीसरा वाला हो, चाहे चौथा वाला हो, कभी भी 255 से ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी 255 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखते हैं। पाइथन का इंटरप्रेटर मैं खोल लेता हूँ, अभी सब लोग पाइथन सीख रहे हैं कि नहीं। उसमें ना एक क्या बोलते हैं, एक एक फंक्शन होता है बिन करके, अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। तो जरा 255 का बाइनरी ले लेते हैं, 11111 11111, और ये कितने बिट्स का है? ये बिट्स है आपकी, विन यानी बाइनरी निकाल रहा है आपका, और बाइनरी बिट्स में तो आता है आपका 1 बिट 2 बिट ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 बिट्स का होता है ये। इसका मतलब हम क्या समझे कि ईच सेगमेंट इन एन आईपी, वो जो होता है 8 बिट्स का होता है आपका, ईच सेगमेंट। मेरी प्लीज यार स्पेलिंग्स पे मत देख जाना, मैं बहुत खराब है मेरी, ठीक है। 8 बिट्स का रहता है हर जो सेगमेंट रहता है, ये भी 8 बिट्स का रहेगा, ये भी 8 बिट्स का रहेगा, ये भी 8 बिट्स का रहेगा, ये भी 8 बिट्स का रहेगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन 8 बिट्स आपको यूज करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मैं किसी किसी जगह पे 0 कर दूं तो कोई और नंबर बन जाएगा ना, ये आपका डेसिमल नंबर है। डेसिमल समझते हो ना, जो 0 से लेकर 9 तक चलते हैं, है ना, 0 से लेकर 9 तक जो चलते हैं, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं आपके। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? तो 0 से लेके, सॉरी, जो, हाँ, 0 से लेके 1 तक चलते हैं, और 0 1 इंक्लूडेड है दोनों, ठीक है। ऐसे इसमें 0 9 इंक्लूडेड है ऊपर वाले में, डेसिमल में।
है कि नहीं, सिंपल सी चीज है। अब डेसिमल को मैं बाइनरी में चेंज करूँ 255 जो मैक्सिमम मैंने रेंज बताई है, तो 1111 ये होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 8 बिट्स का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। अगर बाइनरी में देखें तो सबको 1 कर दो भाई, सबसे बिगेस्ट तो भाई यही होगा। बाइनरी में 8 बिट्स को मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ कि ना 2 बिट्स का 2 बिट्स का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूँ बाइनरी नंबर में बोल रहा हूँ कि 2 बिट्स का मैक्सिमम बाइनरी नंबर क्या होगा, 11 11 होगा नहीं होगा। और 11 को अगर हम चेंज करें, वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए 3 होता है, पर एक बार चेंज करके देख लेते जरा 3 को, ठीक है। तो ये 1, इसको मत देखना आगे कि साइन बिट बता रहा है इसका, ठीक है। इसको देखो आप 11 यहाँ पे, मतलब ये है कि आपका जो 3 है उसका बाइनरी में चेंज करते हैं तो 11 रहता है, और 2 बिट्स का मैक्सिमम बाइनरी नंबर है। ऐसे 8 बिट्स का मैक्सिमम बाइनरी नंबर ये है 111111, और इसको चेंज करते हैं डेसिमल के अंदर तो 255 आता है, और 255 को अगर बाइनरी के अंदर चेंज करते हैं तो ये आता है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को बोरिंग लगे और थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट ये है नहीं इतना, समझना। तो ईच बिट कितने बिट्स का हो गया, 8 बिट्स का हो गया, ये भी 8 बिट्स का हो गया, ये भी 8 बिट्स का हो गया। एड्रेसिंग समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, कोड्स पे भी आएंगे। तो ये सारे 8 बिट्स के रहते हैं, 0 से लेकर 255 तक रेंज रहती है सबकी ना, डॉट 0 से लेकर 255 ना। ये चारों सेगमेंट जो है आपके 0 से लेकर 255 तक रहते हैं, ठीक है। अब देखो नेट मास्क क्या चीज होती है, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, क्लासेस में नहीं जा रहा और क्लासलेस में भी नहीं जा रहा, CIDR में भी नहीं जा रहा मैं। तो थोड़ा सा अच्छा आउटपुट लेके आता है। ओके हाँ, अभी ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं आपकी एक आईपी के अंदर, नेटवर्क बिट्स, तो बोलो नेटवर्क सेगमेंट्स ऐसे बोलो, या नेटवर्क बिट्स बोल लो, और एक होता है होस्ट बिट्स, पता है आपका होस्ट बिट्स। देखो नेटवर्क बिट्स और आपका होस्ट बिट्स, तो पता कैसे करें कि कौन सा नेटवर्क बिट्स है और कौन सा होस्ट बिट्स है, और ये चीज होती क्या है। मान के चलो आपके पास ये एक WLAN 0 एक इंटरफेस है, चलो WLAN छोड़ो क्योंकि IPv4 नहीं दे रहा है अभी मेरे पास। अच्छा ये ऊपर वाले ले लेते हैं AP0, ये AP0 एक इंटरफेस है आपके पास। एक इंटरफेस हो सकता है कि मैं दूसरा हॉटस्पॉट क्रिएट करूं, मेरे मेरे मन में बहुत चुल मच रही है, मैं दूसरा हॉटस्पॉट क्रिएट कर दे रहा हूँ AP1, ठीक है मैंने क्रिएट किया। तो हो सकता है कि उसको यही क्यों देखो, हो सकता है ना कि उसको यही IP दे दी जाए, दूसरे इंटरफेस को नहीं है। ये चीज लिनक्स सिस्टम कर्नल जो है मैनेज कर लेता है। कैसे मैनेज कर लेता है वो ना, उस AP1 को, जो AP1 बनेगा नया, जब मैं नया हॉटस्पॉट क्रिएट करूंगा, उसको एक नई नेटवर्क आईडी देगा। नेटवर्क आईडी क्या चीज, जैसे अगर यहाँ पे 192.168 आ रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 12 आ रहा है, तो हो सकता है कि वो इसको 192.168.13 कर दे, ठीक है। 192.168.13 कर दे या 14 कर दे, 12 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ऑक्यूपाइड है। किस पे ऑक्यूपाइड है, AP0 इंटरफेस पे, ठीक है। अब ये जो नेट मास्क हो रहा है ना, आपका नेट मास्क यहाँ पे लिख के आ रहा है IP के बाद, आई नेट के बाद जो लिख के आ रहा है नेट मास्क, ये यही चीज बता रहा है कि कौन सा आपका नेटवर्क बिट्स है और कौन से आपका होस्ट बिट्स है। तो 255 जहां तक लिखा हुआ है, जितने सेगमेंट्स तक लिखा हुआ, कितने सेगमेंट्स तक लिखा हुआ है यहाँ पे, तीन तीन सेगमेंट्स है ना यहाँ पे, उस तक लिखा हुआ है। तो 1 2 और 3, 12 12 तक लिखा हुआ है। तो ये तीनों आपके नेटवर्क बिट्स हैं। अगर इसमें मैं चेंज कर दूं ना कुछ भी, जैसे 13 कर दूं, 168 को कुछ कर दूं, तो अब ये दूसरे इंटरफेस को पॉइंट करने लग जाएगा, इसको नहीं पॉइंट करेगा। दूसरा इंटरफेस ऐसे बन जाता है नेटवर्क आईडी को चेंज करके। और ये जो होस्ट आईडी दिख रही है ना आपको 1 यहाँ पे, ये आपकी होस्ट बिट्स है। अच्छा एक और चीज समझो, होस्ट बिट आपकी चेंज हो सकती है जब यूजर कनेक्ट करता है उससे। मेरा डिवाइस है, मेरा फोन है, मैंने उससे कनेक्ट किया, मैंने अपने फोन को कनेक्ट किया अपने हॉटस्पॉट से, तो उसको एक आईपी असाइन होगी। हो सकता है कि वो 101 हो जाए यहाँ पे, उसको एक आईपी असाइन, मेरी की तो यही रहेगी, बट उसको एक अलग आईपी असाइन होगी, तो वो चेंज हो रही है वहां पे, आईपी चेंज हो रही है कि नहीं। बट नेटवर्क नेटवर्क की जो नेटवर्क आईडी है ये कभी चेंज नहीं होती,
अगर नेटवर्क आईडी चेंज हो गई ना, नेटवर्क बिट्स जो है वो चेंज हो गई, चाहे आपका सिस्टम हो चाहे दूसरे का सिस्टम हो, चेंज हो गई ना तो दूसरे इंटरफेस को पॉइंट करने लग जाएगा, काम नहीं करेगा। ये कंसेप्ट है। और ये जो है ये चेंज हो जाता है आपका, ये होता है होस्ट बिट्स, ये आपके चेंज हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरे और डिवाइसेस कनेक्टेड होते, चलो मैं एनमैप से किस तरह से देख सकते हैं, एआरपी से भी देख सकते हैं, बट एनमैप का चलो अभी यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि एनमैप आप लोगों ने साथ सीखा हुआ है। कोई बताएगा कमांड मेरे को? किसी को नहीं मालूम है? देखो मैं समझाता हूँ, तो वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बारी, कि इंटरफेस है आपका आई एफ फोन पे, और एपी करके ये इंटरफेस है आपका, एपी जीरो करके, कहाँ गया, ओके यहाँ पे, इसका आईपी एक ही है, हॉटस्पॉट का इंटरफेस है मेरे का। अब इससे है ना बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, अब उनकी आईपी मेरे को फाइंड करनी है बहुत सारे डिवाइसेस की, तो मैं बस जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है होस्ट बिट ये चेंज हो जाती है, तो मैं उस चीज को एन मैप से फाइंड करना चाह रहा हूँ, जितने भी बाकी डिवाइसेस हैं उनकी आईपी एन मैप से फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो कमांड क्या होगा? अगर आप लोग बता दो तो, 1 मिनट आपके पास, इतना बड़ा कमांड भी नहीं है। आया समझ में किसी के? ओके, एन मैप हाइफन एस, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। और हाँ, हाँ वो कर सकते हैं हम लोग, बट मैं अभी वो उन पैकेट्स पे नहीं जा रहा, वो नेटवर्क लेयर के अंदर आएंगे ना अभी एआरपी, और उनको मैं देख लूंगा अभी आईसीएमपी एआरपी। बट आप लोगों ने एनमैप किया है नहीं किया है पहले? हाँ किया है ना, हाँ तो फिर आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छी अच्छा है, देखते हैं पेपर के साथ आपका, मेरे को मालूम नहीं, चलो देखते हैं ये काम करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे 168.12 और आना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद 24 फेल टू रिजॉल्व पी, ओके, हाइफन कुछ पी होगा शायद ये, पर चलो देखते हैं। हाइफन पी, हाँ, एक पोर्ट स्कैन करने लग जाएगा हाइफन पी, अगर हम लोग नहीं देते हैं तो इसको, चलो देखते हैं। अच्छा तक एक पोर्ट स्कैन मार रहा है। ठीक है, तो मेरे और डिवाइसेस यहाँ पे आ चुके हैं। एक ये डिवाइस आपको दिख रहा है, अ, ये किसका है मालूम नहीं चलता, कौन कौन कनेक्टेड है मेरे से, मैं ओपन करके रखता हूँ शायद, नहीं ओपन तो नहीं है। पासवर्ड मेरा काफी इजी रहता है, मैं पासवर्ड हमेशा, तुम आप अगर आप लोगों को मेरे को हैक करना है तो पिंग पिंग डाल के देख लेना मेरे किसी यूजर नेम के साथ, शायद मैं हो जाऊँ। ठीक है, ये देखो ये एलेक्सा का अच्छा हाँ, इसने आईपी दिया। तो ठीक है, तो जो आउटपुट यहाँ पे आया ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ गया, ओके 190 यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, कि इसकी रिपोर्ट्स हैं अवेलेबल ऐप है, इसका मैक एड्रेस ही है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये मेरे एलेक्सा का है। और ये जो है ये मेरे एक विंडोज पीसी है उसका है। अच्छा विंडोज पीसी है, इसको मैं चलो दिखा देता हूँ आपको, अभी ज़्यादा देखने की जरूरत, मतलब ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रख लेना, अगर मैं इसको पिंग कर रहा हूँ ना, और यहाँ पे टीटीएल की जो वैल्यू है 128 आ रही है, तो इसका मतलब समझ लेना, अगर एडवांस यूजर नहीं है वो इंसान, तो ये विंडोज का ही पीसी है आपका, अगर टीटीएल की वैल्यू ये आ रही है। हालांकि लिनक्स में ये चीज चेंज हो जाती है, विंडोज में भी हो जाती होगी, बट विंडोज का मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, बट विंडोज के अंदर आप टीटीएल वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी दिखा सकते हो यूजर को, कि मैं आप हो चला तो लिनक्स रहे हो, बट हो सकता है कि आपको दिखाना ऐसा हो, जब आप कोई आपको पिंग कर रहा हो कि आप विंडोज सिस्टम हो, तो वो टीटीएल की वैल्यू आप चेंज कर देते हो। ठीक है, आईपी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, इंटरफेसेस आ गया आपका, नेटवर्क्स मैंने समझा दिया आप लोगों को, आई एफ सॉरी भूल जाता हूँ कोई बार। ठीक है, अच्छा और चीज देखते हैं इसके अंदर, जो बताने लायक होगी मैं बता दूंगा आप लोगों को।
अगर आप लोगों ने कभी डॉकर यूज किया होगा ना, तो डॉकर 0 करके इंटरफेस आता है आपके पास। कभी भी देखना, कभी भी ये जो नेटवर्क आईडी होगी ना आपकी, जैसे यहाँ पे 255 दिया हुआ है, ये जो नेटवर्क आईडी होगी ना कभी भी सेम नहीं रहेगी आपके इंटरफेसेस के अंदर ही, आपके सिस्टम के अंदर ही कभी भी सेम नहीं होगी आपकी। अगर सेम हो जाएगी तो आपका जो कर्नल है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सेंड किसको करना है। हालांकि क्रिएट होगा नहीं आपका ऐसे इंटरफेस कोई भी, वो बता देगा जब भी आप ऐसे इंटरफेस क्रिएट होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले से एग्जिस्ट कर रही है ऐसी आईडी। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसेस आप ऐसे ना पता नहीं, मेरे को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, आईपी कमांड से क्रिएट करते हुए, आईपी एडीडीआर ऐड कुछ ऐसा होता है, ऐड एडीडी, हाँ नहीं ओके, ऐड, हाँ ऐड एड्रेस ऐड होता है, इससे आप क्रिएट कर सकते हो, बाद में देखेंगे इस चीज को। बट ये जो इंटरफेस है, जितने भी इंटरफेसेस हैं, इनकी जो नेटवर्क आईडी होगी ना हमेशा यूनिक होगी आपकी, कभी नहीं हो सकती सिमिलर। ठीक है, ये और जो होस्ट आईडी रहेगी वो आपकी चेंज हो सकती है, जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट अभी प्रूव किया। अच्छा एक और चीज सुन लो, हो सकता है वो काम आ जाए आप लोगों को कभी। जो दो आईपी होती हैं एक इंटरफेस की, जैसे मान के चलो मैंने ये इंटरफेस उठाया डॉकर GW बेस ये करके इंटरफेस उठाया मैंने, ये शायद मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये इंटरफेस उठाया मैंने, इसकी एक आईपी उठाई मैंने, कभी भी आईपी का ये वाला पार्ट नहीं यूज होगा 0.0, और कभी भी ये वाला पार्ट नहीं यूज होगा 255, मतलब शुरू वाला और एंड वाला कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका उसका डिफॉल्ट गेटवे रहता है इंटरफेस का, ये जो पहला वाला पार्ट दिख रहा है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है इसको ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस बोलते हैं, समझेंगे और किस तरह काम आएगा। तो हमेशा याद रखना, किसी का भी ये जो पहला वाला होस्ट आईडी रहेगा ना वो कभी काम नहीं आएगा 0 वाला, और ये 255 वाला है ये भी आप काम आएगा, बट अभी तो नहीं आएगा, आप लोगों का काम ब्रॉडकास्ट करने का काम आता है। ठीक है, इस तरह से उस काम करता है। अब टाइम है हमारे पास, तो एक चीज और समझ लेते हैं, पोर्ट एड्रेस। मान के चलो मैंने मेरे मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है, मेरे डिवाइस कनेक्टेड है, विंडोज डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, और उसकी मेरे को आईपी मालूम चल जाती है, और वो जो डिवाइस है विंडोज सिस्टम है जो मेरा, वो होस्ट करके बैठा है एक वेबसाइट, मतलब उस पर एक वेबसाइट चल रही है। अच्छा आप समझना, सिनेरियो समझना कि मेरे को उस डिवाइस नेटवर्क पे जिस नेटवर्क पे मैं हूँ, सेम उस नेटवर्क पे वो विंडोज सिस्टम भी है, उस नेटवर्क पे मेरे को उसका आईपी तो मालूम चल गया, मतलब मेरे को उसकी आइडेंटिटी तो मालूम चल गई कि वो कौन है, बट मेरे को चाहिए कि उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊं मैं जो उसके सिस्टम पे चल रही है कि नहीं। तो अब मैं वहां तक तो पहुंच गया, आप यहाँ से निकले 192.168.12.1 से निकले, और आप पहुंच गए यहाँ पे 192.168.12.190 पे पहुंच गए आप, पहुंच तो गए। अब आपको एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, अब हो सकता है कि 3-4 और वेबसाइट रन कर रही हो उसके साथ साथ, जिसको हमको एक्सेस करना है उसके साथ साथ और भी वेबसाइट्स रन कर रही हैं। तो ऐसे ऐसे सीन में उन लोगों ने क्या सोचा ना कि यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक सिस्टम बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट कर सकता है, बहुत सारी सर्विसेज होस्ट कर सकता है ना, रन कर सकता है। तो उस सीन में उन लोगों ने क्या सोचा कि पोर्ट नंबर बना देते हैं। पोर्ट नंबर कुछ ऐसा होता है, 0 से लेके 1 से लेके 65535 तक उसकी रेंज होती है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पता नहीं क्यों हो गई है। जैसे मान के चलो 4444 या फिर 80, जो बाय डिफॉल्ट एक एक HTTP सर्वर में होता ही है, तो 80 पोर्ट पे कोई वेबसाइट रन कर रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ जाऊँ, सबसे पहले यहाँ से निकलूंगा अपने सिस्टम से और यहाँ तक पहुंचूंगा, उसके बाद उसको बताऊंगा कि आपके सिस्टम पे एक 80 पोर्ट पे एक वेबसाइट रन कर रही है, उस वेबसाइट से मेरे को डाटा चाहिए, HTTP डेटा चाहिए, तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको, है ना, और यहाँ से फिर वापस आएगा। अभी मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट का कंसेप्ट नहीं बताया, बट फिर भी समझ लो, यहाँ से निकलेगी रिक्वेस्ट, यहाँ को जाएगी, ठीक है, और यहाँ से फिर रेस्पॉन्स इसको वापस आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज यस बोल दो, क्योंकि काफी ज्यादा, हाँ बिल्कुल 60 होती है वैल्यू, डिटेल वैल्यू। विवेक सही बोला आपने। फिर आप पिंग करके देखते हैं अपने सिस्टम को, मेरे सिस्टम के है क्या 192.168.12.1 के हॉटस्पॉट वाले को नहीं कर सकते क्या 127.0.0.1।
सॉरी, मैं इसको कमेंट में दे रहा था, तभी मैं सोचा कि क्यों नहीं दे। ये तो अगर 60 के आसपास है ना आपकी वैल्यू, टीटीएल वैल्यू, टाइम टू लिव वैल्यू, आपको मालूम चली गया होगा, सर ने बता दिया होगा क्या चीज होती है, तो ये आपकी क्या बोलते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है आपका। और 28 आई गेस 28 होता है वो, हाँ 28 के आसपास हो तो आपका ओपन बीएसडी रहता है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक्सपीरियंस के साथ हो जाएगा आप लोगों को ये जो चीज है PhD। ठीक है, अब ना यहाँ पे, अच्छा चलो थोड़ा सा और समझ लो, मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है समझाने में। सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट का कंसेप्ट भी समझ लो। अब ना मान के चलो कि आपका दो कितना फास्ट सिस्टम है हमारा, मैं एक टाइम पे हम मल्टीपल साइट्स को एक्सेस कर पाता हूँ, है ना, मल्टीपल साइट्स को एक्सेस कर पाता हूँ एक सिंगल क्लिक के ऊपर, है ना। जब भी आप गेम खेलते हो तो हजारों लोगों से कनेक्ट होते हो, पबजी खेलते हो तो 100 लोगों से कनेक्ट होते हो एक बारी में, होते हो नहीं होते हो। तो क्या ये चीज काम कर, ये कंसेप्ट काम कर जाएगा यहाँ पे कि एक आईपी से एक रिक्वेस्ट गई इसको, और फिर इस आईपी और इस पोर्ट से इसको रेस्पॉन्स आ गया, क्या ये चीज काम कर जाएगी? इसका सीधा सीधा सा आंसर है नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मान के चलो आपने एक टाइम पे खोला, एक ही टाइम पे खोला, इसी आईपी ने खोला एक टाइम पे google.com और yahoo.com, ठीक है। अब मान के चलो वहां से जो रेस्पॉन्स आता है साथ ही आ जाता है, तो पहले कौन सा कहाँ जाए, पहले कहाँ जाए, और मतलब जाएगा तो इधर ही, बट पहले कौन सा जाए, है ना, पहले कौन सा प्रोसेस हो, वो बड़ी दिक्कत वाली बात थी उन डेवलपर्स के लिए। वो नेटवर्किंग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे ना नेटवर्किंग का डिवाइसेस पे, सिस्टम्स पे, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी उन लोगों की, इस तरह से अचीव करेंगे हम लोग। तो उन लोगों ने एक दिमाग लगाया थोड़ा सा, ये काम करते हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नाम की एक चीज निकाल देते हैं। एक तो होगा सोर्स पोर्ट और एक होगा आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। देखो नाम से मालूम चल रहा है कि सोर्स पोर्ट यानी जो इंसान एक्सेस कर रहा है उसके साथ एक पोर्ट इंक्लूड होगा उसके आईपी के साथ। जैसे मैंने google.com एक्सेस किया, मैंने google.com एक्सेस किया, तो मेरी आईपी है 192.168.12.1, अभी के लिए लोकल आईपी ले लेते हैं, और यहाँ पे एक पोर्ट असाइन हो जाएगा इसके साथ साथ, मतलब इम्बेड हो जाएगा 1234 करके, कुछ भी रैंडम पोर्ट हो सकता है, उसकी रेंज रहती है आपकी यहाँ पे 0, ओके, 0 से लेके या फिर 1 से लेके 655 वैसे मैंने ना एक बार 0 पे लेसन करने की कोशिश करी थी, तो वो काम करता नहीं, इसलिए मैं 0 से चालू करता नहीं इसको, या फिर होता भी नहीं है शायद वो, और याद करने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ एड्रेस बन जाएगा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग सॉकेट एड्रेस। जब आईपी और पोर्ट को एक साथ लिख दिया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं सॉकेट एड्रेस आपका। और ये आपका पोर्ट हो गया, कौन सा पोर्ट? सोर्स पोर्ट, ये आपकी सोर्स आईपी होगी। ये करेगा इसको रिक्वेस्ट, इसको गूगल.com को पोर्ट 80 पे, गूगल.com को पोर्ट 80 पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, 192.168, और ये जो भी हमारा सोर्स आईपी है। अब साथ ही में इसको जरा एंटर करता हूँ, साथ ही में 192.168, ओके, जो सेम आईपी है बट डिफरेंट पोर्ट, 135 कर देते हैं, 1235 कर देते हैं, yahoo.com को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे 1234 कर देंगे ना, फिर वही दिक्कत आ जाएगी हमारे पास। इसलिए तो हम लोगों ने सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट का वो एग्जाम्पल निकाला, मतलब कंसेप्ट निकाला। तो ये जो है आपका सोर्स पोर्ट है, और ये जो है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन होस्ट है आपका। तो 1235 करके एक सोर्स पोर्ट हमने यहाँ लगा दिया, एक नया सोर्स पोर्ट इस आईपी के साथ। आईपी तो सेम रहेगी आपकी, तो रिक्वेस्ट तो इसी को आनी है, बट इस पोर्ट पे जानी है अभी रिक्वेस्ट, ठीक है ना, जिससे अलग अलग आप सेपरेट कर पाओ रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को सब, ठीक है। तो yahoo.com को रिक्वेस्ट गई एक google.com को सेम टाइम पे। तो google.com क्या करेगा ना, चलो थोड़ा सा और समझ लो। google.com क्या करेगा, एक थ्रेड क्रिएट कर देगा, थ्रेड क्रिएट करेगा वो भी एक नए पोर्ट पे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है डॉट कॉम
अच्छा मैंने .com नहीं लगाया अपना। google.com एक आपका एक नया थ्रेड क्रिएट करेगा, और वो थ्रेड भी आपका एक पोर्ट नंबर पे होगा, जैसे 9090 मान के चलो, या 9009 उस पर मान के चलो, और उस 9009 से रेस्पॉन्स देगा किसको, जिसने रिक्वेस्ट करी, इसने रिक्वेस्ट करी है भाई, आप तो इसको रेस्पॉन्स दे देगा। आ रहा हो आप लोगों के समझ में तो। और ऐसे सेम काम ना आपको याहू भी करेगा। याहू लिखा, ये लिखा YSWW.com 8008, या कुछ भी रैंडम हो सकता है ना, पोर्ट और डेस्टिनेशन में कुछ भी, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर कुछ भी रैंडम हो सकता है, और ये उसी आईपी को रिक्वेस्ट कर देगा जहां से रिक्वेस्ट आई है, आईपी और पोर्ट को रेस्पॉन्स दे देगा, सॉरी। ठीक है, इससे क्या है ना, आपका जो क्या बोलते हैं कि एक बारी में एक प्रोसेस करने वाली जो चीज आता है, इससे क्या है ना, एक सेम टाइम पे मल्टीपल साइट्स को आप एक्सेस कर पाते हो, इसलिए सोर्स पोर्ट और आपका डेस्टिनेशन पोर्ट का कंसेप्ट आपके आया। तो ओके, क्योंकि थोड़ा सा क्या से मतलब आप नो भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, बट मैं समझ हुआ तो प्लीज बता दो। नहीं आया। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है। और कितनों को फील हो रहा है? रुको, अभी सही है? ओके, अच्छा सो आप लोग प्लीज बता दिया करो जब ब्रेक हो रही हो आवाज मेरी। मेरे को सच बताऊं तो मेरे को वो कॉज नहीं मालूम है इसका क्या क्या कॉज है, बट एक बार वापस, या फिर वापस से वायरस सार के साथ समझाऊं मैं प्रैक्टिकली, बताओ। थोड़ा सा टाइम और रह गया, जल्दी से बता दो प्लीज। ओके, वो तो समझ आ गया। ओके, ओके, थैंक यू हार्दिक। और एक बार, ओके ठीक है, एक बार वायर साहब से फिर भी देख लेते हैं, मतलब हैंड रेज कर दो जैसे इसको देखना है, क्योंकि ओके ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके। देखो, वायर आप लोग जिस भी तरह से खोलते हो खोल लेना। उसके बाद ना यहाँ पे मेरे पास इंटरफेसेस है काफी सारे, मैं एक कौन सा उठाऊं यहाँ से, क्या नाम है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, थोड़ा कम आ रहा हो। AP0, AP0 करें? नहीं, फिर मेरे को फोन से, चलो ठीक है, इसको उठा लेते हैं ATH0 को, क्योंकि मेरा इथरनेट से कनेक्टेड है ना इस टाइम पे, पर इसमें कुछ ज्यादा ही आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ HTTP के लिए फिल्टर आउट कर लेता हूँ ट्रैफिक को। वो मैं समझ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे किस तरह से फिल्टर आउट किया जाता है तो देखेंगे। देखो, यहाँ पे मेरे को एक रिक्वेस्ट आई, मैं इसको छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा गंदा है, मैं खुद से कर लेता हूँ, एक रिक्वेस्ट खुद से क्रिएट कर लेता हूँ google.com। देखो, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ yahoo.com, yahoo.com। शायद क्रोम को शायद नफरत है याहू से, इसलिए उसने टाइम लगाया। देखो, और टाइम लगाया तो लगाया इन लोगों ने, yahoo.com दिखाया भी नहीं यहाँ पे, कि शायद वो HTTPS पे गया होगा डायरेक्ट। चलो इनको देख लेते हैं। देखो, सोर्स और पोर्ट को उसका देखना है बस अपने को। देखो यहाँ पे ये जो आईपी दिख रही है ना, ये आईपी मेरी है। google.com यहाँ पे लिख रहा है ना, होस्ट किस होस्ट को मैं क्या बोलते हैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो google.com है। ये शायद आपके में नहीं आ रहा होगा, शायद ये वाला टैब ये शायद मैंने इंक्लूड किया है, मालूम नहीं मेरे को, बट ये आईपी मेरी है। ठीक है, अब इसके साथ देखो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल सोर्स और ट्रांसपोर्ट, ये देखो यहाँ पे ये जो लेयर बन रही है ना, ये नेटवर्क इंटरफेस वाली नेटवर्क लेयर है आपकी है। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है आपका, आईपी होता है, तो देखो आईपी दिख रहा है, मेरा आईपी है सोर्स आईपी 172 वाला। ठीक है,
और ये जो है डेस्टिनेशन का आईपी, ये गूगल का आईपी है, ये जो दिख रहा है आपको। अब सोर्स आईपी के साथ सोर्स पोर्ट लगता है, तो ये सोर्स पोर्ट ये रहा। किस लेयर पे मिलेगा ये मेरे को, किस लेयर पे मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये नीचे इसके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी पोर्ट है बेसिकली। और टीसीपी कहाँ रहता है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर पे रहता है। तो उसमें सोर्स पोर्ट ये देखो दिखाई दे रहा है मेरे को, थोड़ा छोटा है, इसमें बड़ा कर सकते हैं क्या, शायद नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, यहाँ पे 25100, तो ये 65535 की रेंज के अंदर ही रहेगा आपका हमेशा। और डेस्टिनेशन पोर्ट का भी सेम काम है। अब देखो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 80। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है भाई, 80 एचटीटीपी एटीपी होता है, एटीपी तो होता है। अब बाद में वो आपको रीडायरेक्ट कर दे 443 पे, वो तो वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पे शायद कर भी रहा है वो, हाँ बाद में वो आपको रीडायरेक्ट कर दे 443 में, तो वो बात अलग है। बट शुरुआत में तो यही रहता है आपका सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट। और ये जो मेरे को ये जब मेरे को क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स दे रहा है ना, यहाँ पे जब रेस्पॉन्स आया नीचे, तो ये दूसरे डेस्टिनेशन पोर्ट से आया है। सॉरी, जो सोर्स पोर्ट था वो डेस्टिनेशन पोर्ट बन गया है, क्योंकि देखो ठीक है, वो थोड़ा सा और लगा के देखो, जैसे मैंने यहाँ से इसको रिक्वेस्ट करी, यहाँ से मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, ये सोर्स पोर्ट है आपका, ये डेस्टिनेशन पोर्ट है आपका। फिर ये जो है आपका रेस्पॉन्स देगा अपने को, google.com रेस्पॉन्स देगा अपने को अपने आईपी को। तो इस टाइम पे ये जो होगा, ये जो पोर्ट होगा, इस टाइम पे तो डेस्टिनेशन पोर्ट था, अब इस टाइम पे क्या होगा, ये सोर्स पोर्ट होगा। कि अपने को अभी क्या दे रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है। रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ को जा रही है, इससे अपने को आ रही है। तो ये यानी सोर्स है और हम इसके लिए डेस्टिनेशन है। तो ये आपका जो पुराना वाला था, ये आपका सोर्स पोर्ट बन जाएगा और ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाएगा। ओके, ये बताना चाहिए था मेरे को आपको, ये डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाएगा। बट इंटरनली तो ये हो रहा है उसके बैकएंड में, बट अपने को शो ये होता है 80 से आ रही है। इंटरनली ये होता है। अगर सारी रिक्वेस्ट जो होंगी आपकी, जितनी भी रिक्वेस्ट है, अगर वो पोर्ट 80 पे चली जाए ना गूगल के, तो वो क्रैश कर देंगे उसको, अगर वो उसको थ्रेड में ना ले तो। ये मैंने थ्रेड वाला कंसेप्ट आपको गलत बता दिया, मतलब बताया तो सही है बट ज्यादा ही बता दिया मैंने आपको। बट इंटरनली कुछ ऐसे काम करता है। आप जब ना आप जब जैसे कोई चैट सर्वर बनाते हो ना, अच्छा खासा चैट सर्वर बनाते हो, तो आप ये वाली जो चीज है ना यहाँ पे कि इंटरनली किसी उसमें लेके जाएगा वो, तो वो आप इम्प्लीमेंटेशन आप करते हो उस चीज का। अगर आप सी के अंदर बना रहे हो तो पाइथन के अंदर शायद सॉकेट खुद मैनेज कर लेता, मेरे को मालूम नहीं, बट सी के अंदर करना पड़ता है आपको खुद से। ठीक है, कोई एक इंटरनल थ्रेड बन जाता है इस पोर्ट पे। तो ये इस टाइम पे यहाँ पे अपने को क्या दिखा रहा है, सोर्स पोर्ट दिखा रहा है देखो 80, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या दिखा रहा है 25100, और सोर्स आईपी ये दिखा रहा है गूगल की आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी हमारी वाली आईपी। ठीक है, इस तरह से कुछ काम कर रहा है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपके। प्लीज बता दो। ओके, आनंद जी आपका क्वेश्चन कोई, इसको जरा मैं हटा देता हूँ, इसको भी। ओके, प्लीज कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, बाकी फिर इसको एंड करते हैं सेशन को। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा ना, इस पे इसी वायर सार्क पे ना हम लोग एनालिसिस करेंगे ट्रैफिक का, पीके फाइल का, वहां से मालवेयर निकालेंगे। हो पाएगा तो वहां से मालवेयर निकालेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या वो इनक्रिप्टेड है डिक्रिप्टेड है ऑलरेडी। तो आएगा वो दिन भी, ठीक है, जल्दी आएगा। पहले तुम थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लो, उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, वैसे बता दूं मैं। ओके, आशीष का क्वेश्चन है कि सेल्स में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा सेल कहाँ पे यूज करते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा आपके ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट शुरुआत का जो सेल था ना आपका एसएसएल हुआ करता था, एसएच करके सेल हुआ करता था। अगर मैं यहाँ पे एसएच लिखूँ ना, ये शुरुआत का सेल है आपका। यहाँ पे आप एरो वाली की भी यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आ जाता है आपके पास। ये सेल हुआ करता था, और इसमें स्क्रिप्टिंग हो जाती है। जो आप पाइथन जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ऐसे सेल भी आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लिनक्स का जो बेस्ट सेल है एसएसएस है, एसएच सेल है जो ये वाला, ये भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बट ना क्या होता है कि छोटी मोटी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी जाती है। जैसे जेड एस एच के अंदर वो होता है ना एक
टैब वाला करके होता है ना, जो आप अगर आप लोग जेड यूज करते हो जहाँ तक है, तो अगर मैं जेड यूज करूँ और उसके बाद देखो कैट ETC PA, है ना, इस तरह से कुछ होता है ना, ये मेरे बेस के अंदर नहीं मिलता है आपको। छोटी मोटी फंक्शनलिटी ऐड कर दी जाती है, और लो लेवल पे जाए ना आपके, तो कुछ मॉड्यूल्स ऐड कर दी जाते हैं इसके अंदर। अब वो मॉड्यूल्स कभी कभार तो हो जाते हैं आपके लिए यूजफुल, और कभी कभार आपके लिए दिक्कत दे जाते हैं। अब बताना तो मेरे को एक ही थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अगर आपने कभी ना इंटरेक्टिव सेल गेन किया हो जेड के थ्रू, तो जब आप रीसेट लिखते हो ना वहाँ पे, तो वो आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता है। तो वो दिक्कत वाली बात है जेड के लिए। बेस में तो कभी अपने को फेस करना ही नहीं पड़ा ये एरर, जब हम इंटरेक्टिव सेल लेते हैं रिवर्स सेल से, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेल बनाते हैं, अच्छा सेल बनाते हैं उसको, तो अपने को तो कोई दिक्कत होती नहीं है। बट जब जेड के अंदर रन कर रहे हैं हम लोग, तब दिक्कत होती है, आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट देता है वो। और सेगमेंटेशन फॉल्ट आप सबको मालूम होगा क्या चीज होती है, कि जब भी एक मेमोरी एड्रेस पे, इनवैलिड मेमोरी एड्रेस पे कोई डाटा रीड किया जाए या राइट किया जाए जहाँ से, तो आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। कर्नल लेवल पर गया आपका ये, इसी पे बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन आपको बेस्ड है सारा, सेगमेंटेशन फॉल्ट पे आपका। ठीक है आशीष, और प्लीज पूछ लो। चलो 5, ओके। स्कैनिंग में जो 24 यूज किया था उसका क्या मतलब था? ओके, बहुत अच्छी चीज पूछी आपने सर। देखो, अच्छा चलो ये बताना मैं भूल भी गया था। देखो, तो 192.168.0.1 कुछ 12.1 कुछ IP थी मेरी, है ना। अब देखो, इसकी 8 बिट्स होते हैं, मैंने बताया था ईच सेगमेंट जो होता है 8 बिट्स का होता है। ये भी 8 बिट्स का है, ये भी 8 का है, ये भी 8 का है। तो 8 8 8 8 कितने हो गए? 32 ना, 32 हो गए। सिंपल, मैं काउंट कर लेना बाकी। 32 हो गए। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और ये 24 क्या है मेरे? नेटवर्क के बिट्स। और मैंने क्या बताया था आपको कि नेटवर्क के जो बिट्स होते हैं आपके कभी चेंज नहीं होते, एक इंटरफेस के लिए हमेशा सेम रहेंगे वो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ एनमैप से, कि 192.168.12.1 को स्कैन करो, और स्लैश लगा करके ये बता दे रहा हूँ 24 जितने हैं इसमें, ये जो 24 है इनको चेंज मत करना। बस ये जो लास्ट वाला बिट है ना, जितने जितने रह गए हैं, 24 तो आपके कांस्टेंट कर दिए मैंने, जितने रह गए हैं ना, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 16, 18 16 ना, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं 16, तो ये इसको भी चेंज करेगा और इसको भी चेंज करेगा। यहाँ पे 0 से लेके 255 तक जाएगा, और यहाँ पे भी 0 से लेके 255 तक जाएगा ये। समझ रहे हो? और मैं 24 कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इतने को मत चेंज करो भाई, बस इतने को चेंज करके देख लो। इसी इसी रेंज में आपको होस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये आपका होस्ट बिट है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? आज ज्यादा खींच ली क्या मैंने? ओके ओके ओके। तो कोई भी, ओके, बिल्कुल भी बोल नहीं हुआ। थैंक यू आशीष। कोई क्वेश्चन और? ओके, सबनेट मास्क के बारे में थोड़ा बताएं। ओके, उसको अगले लेक्चर में देख लेंगे। सबनेट अगर आपको सीखना है तो वैसे आएगा, सबनेट काम आएगा आपको। चलो ठीक है, हाँ बता देंगे। बट मजा आता है, हाँ। वो थोड़ी सी गंदी आदत है मेरी, बट मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। कोई और क्वेश्चन, या फिर एंड करें? 55 पे एंड कर देंगे। कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो प्लीज, मैं जरा पानी पी लेता हूँ तब तक। ओके, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर एंड करते हैं ना। ओके, बाय।